हेलो एवरीवन, मैं मुस्कान खंडेलवाल AKS सिविल एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल क्रांति बैच 2.0 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कल से हमने इस बैच के अंदर स्टार्ट किया था MPG के जिसमें मैं आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ MP पढ़ा रही थी। आज से हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और स्टार्ट करेंगे गुप्ता डायनेस्टी इन मध्य प्रदेश। स्टार्ट करते हैं गुप्ता डायनेस्टी इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में गुप्त राजवंश, फाउंडर कौन थे? Who was the founder of Gupta dynasty in मध्य प्रदेश? तो फाउंडर श्रीगुप्त was the founder of Gupta dynasty। अब गुप्ता डायनेस्टी में कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स हुए हैं, जैसे श्रीगुप्त इनके फाउंडर थे। फिर चंद्रगुप्त वन को एक्चुअल फाउंडर कहा जाता है गुप्ता डायनेस्टी का। वाई? बिकॉज चंद्रगुप्त वन प्रोवाइड सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेस, है ना, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेस टू दी गुप्ता डायनेस्टी। उसके बाद फिर कौन से किंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं? चंद्रगुप्त वन को एक्चुअल फाउंडर क्यों मानते हैं? बिकॉज ही प्रोवाइड सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी टू दी एम्पावर, है ना, टू दी एम्पायर। उसके बाद इन्होंने मार्शियल रिलेशंस, है ना, इनकी शादी लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से हुई थी और उस मतलब मैट्रिमोनियल अलायंस से इन्होंने क्या किया था? एम्पायर का एक्सपेंशन किया था गैंगटिक वैली से लेके नेपाल तक। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट किंग थे समुद्रगुप्त, है ना। मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव में हम समुद्रगुप्त के बारे में क्या पढ़ते हैं कि जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने एरन इंस्क्रिप्शन में, है ना, समुद्रगुप्त ने एरन इंस्क्रिप्शन में जो एरन को क्या कहा था उन्होंने? स्वभोग नगर। समुद्रगुप्त ने एरन जगह को क्या बोला था? स्वभोग नगर। उसके अलावा समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं। वाई समुद्रगुप्त इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? बिकॉज ऑफ हिज मिलिट्री एक्सपीडिशंस, है ना, बिकॉज ऑफ हिज जो समुद्रगुप्त का इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है ना, या जिसको प्रयाग प्रशिष्टि भी बोलते हैं, इलाहाबाद या प्रयाग प्रशिष्टि, है ना। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में क्या कहा? इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, है ना, तो इसमें इन्हें क्या कहा गया है? नेपोलियन ऑफ इंडिया। वाई? बिकॉज ऑफ हिज मिलिट्री एक्सपीडिशंस, ठीक है। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट किंग आते हैं चंद्रगुप्त टू के बारे में हमने शक डायनेस्टी में भी पढ़ा था, है ना। चंद्रगुप्त टू जो है वो बेसिकली गर्दभिल्ल डायनेस्टी जब हम पढ़ रहे थे तब हमने किन्हें देखा था? चंद्रगुप्त टू को, है ना। चंद्रगुप्त टू के फादर कौन थे? किंग गर्दभिल्ल, है ना। और इन्होंने अपने फादर के बिहाफ में शकों के साथ युद्ध किया था और शकों को हरा दिया था, है ना। शक्स को इन्होंने डिफीट कर दिया था और उसके बाद जब इन्होंने शकों को डिफीट कर दिया तो इन्होंने मालवा में सिल्वर कॉइन्स चलाए थे। इन्होंने मालवा में सिल्वर कॉइन्स का प्रचलन किया था। ये क्वेश्चन भी आया है प्रीवियस ईयर में, है ना। 2024 प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है कि शकों को हराने के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस धातु के जो सिक्के हैं वो मालवा क्षेत्र में प्रचलन किए थे? तो सिल्वर के, है ना। कौन से कॉइन्स इन्होंने बेसिकली उनका प्रचलन किया था? सिल्वर कॉइन्स। उसके अलावा इन्होंने जो कैपिटल है, इनकी दो कैपिटल थी। एक कैपिटल थी इनकी पाटलिपुत्र, मतलब मॉडर्न डे पटना वाला रीजन, और इनकी दूसरी कैपिटल कौन सी थी? उज्जैन। अब उज्जैन में जो इनकी कैपिटल थी ना वो किससे सुसज्जित थी? 9 gems। हिज कोर्ट एट उज्जैन एडोर्न्ड बाई 9 gems, है ना। और वो जो 9 gems थे, जो 9 रत्न थे, वो अलग अलग चीज़ों के स्पेशलिस्ट थे, जैसे कालिदास, वेताल भट्ट, वारण मिहिर, धन्वंतरी। अब इनमें कोई वैद्य था, कोई कवि था, कोई एस्ट्रोलॉजर था, कोई एस्ट्रोनॉमी में स्पेशलिस्ट था जैसे वारण मिहिर। तो ये चीज़ें थी। उसके बाद इन्होंने किसे डिफीट किया था? अभी हमने बताया रुद्र सिंह 3, जो शक डायनेस्टी के सबसे लास्ट रूलर थे। कौन? रुद्र सिंह 3। इन्हें किसने डिफीट किया? चंद्रगुप्त टू ने। और फिर मालवा में चांदी के सिक्कों का प्रचलन चालू करवाया। इनके समय पे एक चाइनीज ट्रेवलर है, कौन? फा हियान।
इनके समय पे एक चाइनीज़ ट्रेवलर जिनको हम क्या बोलते हैं, फाहियान, ये आए थे इंडिया और इन्होंने द क्लाइमेट ऑफ मालवा इज़ बेस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब इन्होंने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कही थी। क्या कही थी? सर्वश्रेष्ठ जलवायु कही थी इन्होंने मालवा की जलवायु को। इन्होंने बुक कौन सी लिखी थी? फोको की, है ना। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? फोको की। उसके बाद इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन्स आफ्टर अचीविंग सक्सेस ओवर दी शक। उसके बाद क्या है ना, उसके बाद फिर लास्ट रूलर, कई सारे रूलर्स आए गुप्ता डायनेस्टी में, जैसे कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त, है ना, और भी कई रूलर्स आते गए। बेसिकली अब जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, अब क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है? तो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है गुप्ता इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए गुप्ता इंस्क्रिप्शंस। तो चलिए अब देखते हैं अपन गुप्ता इंस्क्रिप्शन, इम्पॉर्टेंट जो गुप्ता इंस्क्रिप्शन जिनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? मध्य प्रदेश से मिलती है। मध्य प्रदेश में जो गुप्ता डायनेस्टी है ना, उनके कई सारे इंस्क्रिप्शंस हैं। जैसे कि कौन कौन से इंस्क्रिप्शंस मध्य प्रदेश में है गुप्ता डायनेस्टी के? सबसे पहले तो आता है ये मंदसौर इंस्क्रिप्शन, मंदसौर अभिलेख। उसके बाद सांची इंस्क्रिप्शन, देन तुमैन इंस्क्रिप्शन विच इज सिचुएटेड एट अशोकनगर, सुपिया इंस्क्रिप्शन रीवा जिसमें घटोत्कच को क्या बोला गया है? फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। देन एरन इंस्क्रिप्शन, मोस्ट फेमस इंस्क्रिप्शन है ना ऑफ गुप्ता पीरियड, जो कि भानुगुप्त के शासनकाल का इंस्क्रिप्शन है, जिसमें फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है। उसके बाद क्या है? सौंधनी इंस्क्रिप्शन। कौन सा इंस्क्रिप्शन? सौंधनी इंस्क्रिप्शन, ये भी मंदसौर में ही सिचुएटेड है। चलिए तो देखते हैं इंपॉर्टेंट गुप्ता इंस्क्रिप्शन। फ्रेंड्स, गुप्ता इंस्क्रिप्शंस देखने से पहले मैं आप सभी को कुछ इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स बताना चाहूँगी, है ना, जो कि गुप्ता टाइम पीरियड से रिलेटेड है, जो कि क्या किस टाइम पे बनाए गए थे? गुप्ताओं के द्वारा, है ना, जो कि गुप्त रूलर्स के द्वारा कुछ इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स और कुछ इम्पॉर्टेंट केव्स हैं जो कि गुप्त रूलर्स हैं उनके शासनकाल में बनाए गए थे। तो अपन वो देख लेते हैं, देन गुप्ता इंस्क्रिप्शंस पढ़ के हम लेट गुप्ताज स्टार्ट करेंगे। चलिए तो देखते हैं इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स। किनके टाइम के इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स? इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ गुप्तास पीरियड। अब इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स हैं कुछ गुप्ता पीरियड के, जिसमें सबसे पहला है कौन सा? मध्य प्रदेश के टेम्पल्स देखने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है दश अवतार टेम्पल, है ना, दश अवतार टेम्पल। दश अवतार टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड है? देवगढ़। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में दश अवतार टेम्पल सिचुएटेड है, जो कि गुप्त रूलर्स द्वारा बनाया गया क्या है? सबसे बड़ा मंदिर है। उसके बाद मध्य प्रदेश में कुछ इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं, है ना, गुप्ता डायनेस्टी के रूलर्स के कुछ इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं मध्य प्रदेश में, है ना, जिसमें इम्पोर्टेंट अपन देखते हैं चिंतामणि गणेश टेम्पल। चिंतामणि गणेश टेम्पल ये कहाँ पे सिचुएटेड है? मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में कौन से सिचुएटेड है? चिंतामणि गणेश टेम्पल। उसके बाद एक शिव टेम्पल है, शिव टेम्पल, खोह विलेज सतना। सतना के खोह विलेज में, है ना, कौन सा टेम्पल है? शिव टेम्पल। उसके बाद पार्वती टेम्पल। पार्वती टेम्पल ये कहाँ पे सिचुएटेड है? नचना कुठार पन्ना। नचना कुठार पन्ना। नचना कुठार पन्ना एक टेम्पल है, चिंतामणि गणेश टेम्पल जो सीहोर में है। उसके बाद शिव टेम्पल एट खोह सतना, देन पार्वती टेम्पल एट नचना कुठार पन्ना। उसके बाद एक है तिगवा विष्णु टेम्पल। कौन सा? तिगवा विष्णु
टेम्पल, तिगवा विष्णु मंदिर, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? मध्य प्रदेश के कटनी जिले में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एक इम्पॉर्टेंट गुप्ता टेम्पल है। कौन सा? तिगवा विष्णु टेम्पल, है ना। तो सबसे बड़ा मंदिर गुप्तास के द्वारा बनाया गया कौन सा है? दशावतार टेम्पल, जो कि देवगढ़ उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। उसके बाद तिगवा विष्णु टेम्पल जो कटनी में, पार्वती टेम्पल नचना कुठार पन्ना, शिव टेम्पल खो सतना और चिंतामणि गणेश टेम्पल सीहोर। ठीक है फ्रेंड्स, ये गुप्ता कौन थे? वाकाटक के फ्यूडल्स थे, है ना। जब वाकाटक की पावर जो है तो अराउंड जब 3rd सेंचुरी वो डिक्लाइन होने लगी तो गुप्ताज इमर्ज हुए थे। इन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया था। पहले ये वाकाटक के सामंत हुआ करते थे, फिर इन्होंने अराउंड 3rd सेंचुरी से 6th सेंचुरी तक रूल किया था। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट, अब दो इम्पॉर्टेंट केव्स की इंफॉर्मेशन मिलती है ना मध्य प्रदेश से। एक तो है उदयगिरी, उदयगिरी केव्स। इनसे रिलेटेड जो डिटेल चीज़ें हैं वो हम मध्य प्रदेश के कल्चर में पढ़ेंगे, है ना। अभी हम केवल एक ओवरव्यू देख लेते हैं क्योंकि ये गुप्ता एरा से रिलेटेड है। उदयगिरी केव्स और दूसरी हैं बाघ केव्स, बाघ की गुफाएं। उदयगिरी केव्स और बाघ केव्स। उदयगिरी केव्स कहाँ पे हैं? उदयगिरी विदिशा में है। उसके बाद कितनी केव्स हैं? टोटल 20, है ना। टोटल कितनी केव्स हैं? टोटल 20 केव्स हैं, जिसमें से केव नंबर 5 ये मतलब रिलेटेड टू वाराह अवतार, है ना, या लॉर्ड विष्णु। टोटल उदयगिरी में कितनी गुफाएं हैं? टोटल 20 केव्स हैं, जिसमें से केव नंबर 5 में हमें लॉर्ड विष्णु, है ना, लॉर्ड विष्णु की इंफॉर्मेशन। केव नंबर 5 किससे रिलेटेड है? भगवान विष्णु या वाराह अवतार से। और बाकी जितनी भी केव्स हैं, है ना, वो फेमस एज जैन केव्स, फेमस एज जैन केव्स। ठीक है, केव नंबर 5 जो है वो वाराह अवतार लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड है, और उसके अलावा जितनी भी जो केव्स हैं वो जैन केव्स हैं। उसके बाद फिर बाघ की गुफाओं में हम आते हैं, है ना, बाघ केव्स। तो बाघ केव्स में हम क्या देखते हैं? बाघ केव्स कहाँ पे है? धार में। अच्छा, उदयगिरी केव्स में इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी गुफा नंबर, है ना, कौन से केव नंबर में हमें वाराह अवतार की इंफॉर्मेशन मिलती है, या कौन सी गुफा वाराह अवतार या लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड है। और बाघ केव्स में बेसिकली क्या पूछा जाता है? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, है ना, पूछा भी गया है अभी, कि बाघ केव्स की कौन सी गुफा सबसे बड़ी गुफा है ना। बाघ केव्स जो है उनकी कौन सी गुफा जो है वो सबसे बड़ी गुफा है। तो अपन 5 गुफाएं हैं बाघ केव्स में, है ना। कितनी गुफा समूह है? 5 केव्स। ठीक है, कितनी गुफाएं हैं बाघ के केव उसमें? बाघ में 5 केव्स हैं। अब उन 5 केव्स के हमको नाम एटलीस्ट पता होना चाहिए, क्या क्या नाम है ना। तो सबसे पहले पहली गुफा, मैं आपको लाइन वाइज बता रही हूँ, 1 2 3 4 5। पहली गुफा कौन सी है? ग्रह गुफा, ग्रह गुफा। फिर है कौन सी? पांडव गुफा, हाथी खाना। फिर रंग महल, देन पाठशाला। ठीक है, पहली गुफा कौन सी थी? ग्रह गुफा। दूसरी पांडव गुफा, तीसरी हाथी खाना, चौथी रंग महल, और 5वीं गुफा थी पाठशाला, जिसमें से सबसे बड़ी गुफा कौन सी है? पांडव केव्स, है ना।
विच केव ऑफ बाघ केव जो है, विच केव नंबर ऑफ, कौन से नंबर की जो गुफा है वो सबसे विशाल है, तो सेकेंड नंबर की जो गुफा है जिसे हम पांडव केव्स कहते हैं, है ना, वो सबसे विशाल गुफा है। तो ये हुई उदयगिरी और बाघ केव्स। तो जो उदयगिरी और बाघ केव्स है ना, ये दोनों गुफाएं गुप्ता पीरियड की हैं, ठीक है, इसलिए इनको हम गुप्ता एज में पढ़ते हैं। उसके अलावा कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उदयगिरी और बाघ केव्स में, जैसे हम जब कल्चर पढ़ेंगे तो उसमें जब हम फेमस है ना जो आर्किटेक्चर, महल, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, हम ये पांचों गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे कि गुफा नंबर 1 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, पाठशाला है तो वो एजुकेशन सेंटर हुआ करती थी। ये चीज़ें हम कहाँ पे पढ़ेंगे, कल्चर में। तो अभी हमने क्या देखी, इंपॉर्टेंट गुप्ता टेम्पल्स, देन इंपॉर्टेंट केव्स। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट गुप्ता इंस्क्रिप्शंस। चलिए तो अब देखते हैं क्या, गुप्ता इंस्क्रिप्शन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन कौन सा है, एरण, है ना, एरण इंस्क्रिप्शन, जो कि कौन से गुप्त रूलर के समय का है, भानुगुप्त, भानुगुप्त। एरण इंस्क्रिप्शन जो कि सागर जिले में है ना, एरण सिचुएटेड है, तो एरण इंस्क्रिप्शन सागर, भानुगुप्त के टाइम पीरियड में भानुगुप्त के जो कमांडर थे, है ना, भानुगुप्त के कमांडर, उनको क्या कर दिया गया था, मार दिया गया था। तो उनकी जो वाइफ थी, भानुगुप्त के कमांडर को जब मार दिया गया था, उनकी वाइफ ने पहली बार क्या किया था, सती प्रथा प्रैक्टिस की थी। और सती प्रथा के जो फर्स्ट एविडेंसेस है ना, सती प्रथा के सर्वप्रथम जो साक्ष्य है, फर्स्ट एविडेंस है, वो कहाँ से मिलता है, एरण, है ना, सागर में कौन सी जगह है, एरण, वहाँ से सर्वप्रथम सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं, सती प्रथा के एविडेंस मिलते हैं। कौन सी एडी का ये इंस्क्रिप्शन है, 510 एडी, है ना, 510 एडी का। डिस्कवरर कौन है, टीएस बर्ट, आर्कियोलॉजिस्ट टीएस बर्ट, जिन्होंने एरण इंस्क्रिप्शन की डिस्कवरी की थी। कहाँ पे है एरण इंस्क्रिप्शन, सागर जिले में। कौन से गुप्त शासक के समय, कौन से गुप्त रूलर के समय, भानुगुप्त। और कमांडर, भानुगुप्त के कमांडर कौन थे, जिन्हें मार दिया गया था, और उनकी वाइफ ने फिर क्या किया था, सती प्रथा प्रैक्टिस की थी। और 510 एडी का ये इंस्क्रिप्शन है, जिसकी जो डिस्कवरी है वो किसने की, टीएस बर्ट ने। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन कौन सा है, मंदसौर अभिलेख, मंदसौर इंस्क्रिप्शन, है ना, जिससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में। मंदसौर इंस्क्रिप्शन, एक तो गुप्ता डायनेस्टी में सबसे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन कौन सा है मध्य प्रदेश से, एरण इंस्क्रिप्शन, जिसमें हमें भानुगुप्त के शासनकाल की, भानुगुप्त के टाइम पीरियड की इन्फॉर्मेशन मिलती है, जहाँ पे उनके जो कमांडर हैं, है ना, उनको जब मार दिया गया था तो उनकी वाइफ ने सती प्रथा प्रैक्टिस की थी। 510 एडी का ये इंस्क्रिप्शन है, जिसकी डिस्कवरी किसने की, आर्कियोलॉजिस्ट टीएस बर्ट ने। उसके बाद मंदसौर इंस्क्रिप्शन, है ना, मंदसौर इंस्क्रिप्शन की रचना किसने की थी, वत्स भट्टी, वत्स भट्टी। मंदसौर इंस्क्रिप्शन की रचना किसने की थी, वत्स भट्टी ने। अब मंदसौर इंस्क्रिप्शन जो है ना, किसका है मंदसौर इंस्क्रिप्शन, द पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ यशोधर्मन, ओलिकर। द पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ यशोधर्मन ओलिकर, मतलब इस इंस्क्रिप्शन के, इस अभिलेख के रचयिता कौन थे, यशोधर्मन ओलिकर। और इस इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि यशोधर्मन ओलिकर ने या फिर ओलिकर डायनेस्टी ने किसे डिफीट किया था, डिफीटेड हुन्स, जो हुन शासक थे, है ना, उन्हें उन्होंने डिफीट किया था। कौन कौन थे, तोरमाण हुन एंड मिहिर हुन, तोरमाण हुन एंड मिहिर हुन।
ये जो मंदसौर इंस्क्रिप्शन है वो यशोधर्मन औलिकर का एक पिलर इंस्क्रिप्शन है ना, जिसके रचयिता कौन थे? यशोधर्मन औलिकर। यशोधर्मन औलिकर के इस इंस्क्रिप्शन में हमें क्या पता चलता है कि जो औलिकर डायनेस्टी है, जो औलिकर वंश है ना, उन्होंने हूण को हराया था। जो हून्स थे है ना, जिसकी वजह से गुप्ताज डिक्लाइन हुए थे है ना, तो उन्होंने हूण को डिफीट किया था, तोरमण हूण और मिहिर हूण को। इसके अलावा मंदसौर इंस्क्रिप्शन में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं? फर्स्ट एडवर्टीजमेंट ऑफ वर्ल्ड, विश्व का पहला विज्ञापन है ना, इस अभिलेख से मिलता है इसकी एविडेंस है ना। फर्स्ट एडवर्टीजमेंट ऑफ वर्ल्ड, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स 2024 में आ चुका है ना। मंदसौर इंस्क्रिप्शन के बारे में आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है ना। तो मंदसौर इंस्क्रिप्शन में कौन सा कथन सही नहीं है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, जिसमें शायद इनके जो मतलब वो थे कि मतलब किसके उस समय का है या किसने इसकी रचना की, तो वत्स भट्टी ने की थी, तो इनका नाम गलत दिया गया था है ना। तो अपन को मंदसौर इंस्क्रिप्शन में ये याद रखना है कि ये वत्स भट्टी इनके रचयिता थे, वत्स भट्टी ने इसकी रचना की थी। यशोधर्मन औलिकर के एज की, इनके एरा की जानकारी मिलती है, जिसमें बताया गया है कि औलिकर डायनेस्टी ने हूण को डिफीट किया था। साथ ही साथ पहले फर्स्ट एडवर्टीजमेंट ऑफ वर्ल्ड, विश्व के पहले विज्ञापन की जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है? मंदसौर इंस्क्रिप्शन से। इसके अलावा क्या चीज़ें मिलती हैं? सिल्क मर्चेंट गिल्ड श्रेणीज है ना, सिल्क मर्चेंट है ना, रेशम बुनकरों की श्रेणी, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है ना। किनकी जानकारी? सिल्क मर्चेंट, जिन्हें गिल्ड्स कहते हैं, श्रेणीज, सिल्क मर्चेंट गिल्ड्स की जानकारी मिलती है, श्रेणीज की है ना, जिन्हें श्रेणीज कहते हैं। सिल्क मर्चेंट गिल्ड श्रेणीज मतलब सिल्क मर्चेंट जो रेशम व्यापार, मतलब जो रेशम का क्या था, रेशम बुनकरों की श्रेणी, तो रेशम बुनकरों की श्रेणी जिसे गिल्ड कहते हैं, उनकी जानकारी मिलती है। उसके अलावा क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है यहाँ से? सूर्य टेम्पल है ना, सन टेम्पल, सूर्य मंदिर, सन टेम्पल की भी जानकारी मिलती है। तो मंदसौर इंस्क्रिप्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं? सबसे पहले इसके रचयिता कौन थे? वत्स भट्टी। उसके बाद किसका इंस्क्रिप्शन है? तो इट इज़ द पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ यशोधर्मन औलिकर है ना, विच डिफाइंस दैट औलिकर डायनेस्टी डिफीट हून्स, तोरमाण हूण एंड मिहिर हूण। फर्स्ट एडवर्टीजमेंट ऑफ वर्ल्ड है ना, विश्व का प्रथम विज्ञापन। उसके अलावा सिल्क मर्चेंट श्रेणीज जो है ना, जिन्हें हम गिल्ड्स कहते हैं, सिल्क मर्चेंट की जो श्रेणी है, रेशम बुनकरों की जो श्रेणी है, उसकी भी जानकारी हमसे कहाँ से मिलती है? मंदसौर इंस्क्रिप्शन से। उसके अलावा जो सन टेम्पल है ना, सूर्य मंदिर की भी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? वत्स भट्टी के मंदसौर इंस्क्रिप्शन से। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद एक इंस्क्रिप्शन है इंपॉर्टेंट, सांची। एक पर्सन थी हरि स्वामिनी, इन्होंने आर्य संघ है ना, जो महावीर का जो आर्य संघ था, उन्हें डोनेशंस दिया था। ये इसमें मेंशन किया गया है, डोनेशन मेड टू द आर्य संघ ऑफ द महावीर बाय द पर्सन नेम्ड हरि स्वामिनी। तो मेड डोनेशन टू, किसे डोनेशन दिया था? आर्य संघ को, आर्य संघ, मेड डोनेशन टू आर्य संघ ऑफ महावीर। उसके अलावा पुराणों में है ना, पुराने एरा में, पुराने काल में या पुराणों में क्या कहा गया है सांची को? कांकड़ाद। कांकड़ाद है ना, सांची को क्या कहा गया है? कांकड़ाद।
मेंशन किया गया है सांची इंस्क्रिप्शन में क्या, अ पर्सन नेम्ड हरि स्वामिनी गिव डोनेशन टू द आर्य संघ ऑफ द महावीर, ये मेंशन किया गया है। साथ ही साथ सांची को कांकरान कहकर भी मेंशन किया गया है। उसके अलावा एक सौंधनी इंस्क्रिप्शन की हमने बात की थी, वो भी मंदसौर जिले में है ना, औलिका डायनेस्टी से ही संबंधित है। सौंधनी इंस्क्रिप्शन, सौंधनी इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है, मंदसौर। कहाँ पे है सौंधनी इंस्क्रिप्शन, मंदसौर। मंदसौर का एक और अभिलेख अपन ने देखा था यशोधर्मन औलिकर का, जिसमें पता चलता है कि उन्होंने हून को हराया था। फर्स्ट एडवर्टीजमेंट ऑफ वर्ल्ड की जानकारी मिलती है, रेशम बुनकरों के श्रेणी जिसे गिल्ड कहते हैं उनकी जानकारी मिलती है, और साथ ही साथ सूर्य मंदिर की जानकारी मिलती है। उसके अलावा फिर हमने सांची इंस्क्रिप्शन देखा, देन सौंधनी इंस्क्रिप्शन। अब कौन सा है, तुमैन अभिलेख, तुमैन इंस्क्रिप्शन, तुमैन इंस्क्रिप्शन है ना। तुमैन स्तूप भी हमने पढ़ा था जब हमने मौर्यन डायनेस्टी पढ़ी थी, तो है ना, कौन सा स्तूप पढ़ा था हमने, तुमैन स्तूप। कहाँ पे है तुमैन स्तूप, अशोकनगर में है ना, मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में कौन सा स्तूप है, मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में है तुमैन स्तूप। उसके अलावा तुमैन इंस्क्रिप्शन ये भी अशोकनगर जिले में ही होगा, है ना। अब तुमैन इंस्क्रिप्शन जो है हमारा, तुमैन इंस्क्रिप्शन में कुमारगुप्त, कुमारगुप्त है ना, कुमारगुप्त को ऑटम सन क्या कहा गया है, ऑटम सन। कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य कहा गया है, शरदकालीन सूर्य। इन तुमैन इंस्क्रिप्शन कुमारगुप्त इज मेंशन्ड एज ऑटम सन, कुमारगुप्त इज मेंशन्ड एज शरदकालीन सूर्य। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन कौन सा है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है हमारा उदयगिरी इंस्क्रिप्शन। उदयगिरी इंस्क्रिप्शन कहाँ पे, उदयगिरी विदिशा। उदयगिरी इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है, विदिशा में, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में उदयगिरी इंस्क्रिप्शन, जिसमें जो विक्रमादित्य हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो भी आक्रमण थे, जो भी एक्सपेडिशंस थे, है ना, जो कि उदयगिरी में किए गए थे, वो मेंशन किए गए हैं, है ना। एक्सपेडिशंस मेड बाय चंद्रगुप्त टू इन उदयगिरी। क्या मेंशन किया गया है उदयगिरी इंस्क्रिप्शन में, उदयगिरी इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है चंद्रगुप्त टू ने जो भी उदयगिरी में एक्सपेडिशंस किए थे उसका विस्तार हमें कहाँ मिलता है, उदयगिरी इंस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ एक पार्श्वनाथ स्टैचू, पार्श्वनाथ स्टैचू भी मिलता है ना, इसकी इंफॉर्मेशन भी मिलती है कि पार्श्वनाथ स्टैचू जो है वो डिस्कवर किया गया था उदयगिरी इंस्क्रिप्शन से, है ना। पार्श्वनाथ स्टैचू किसने डिस्कवर किया था, शंकर, एक पर्सन थे जिनका नाम था शंकर। अ पर्सन नेम्ड शंकर डिस्कवर्ड अ लार्ज स्टैचू ऑफ पार्श्वनाथ फ्रॉम उदयगिरी इंस्क्रिप्शन, है ना, फ्रॉम उदयगिरी। इसके अलावा एक्सपेडिशंस मेड बाय चंद्रगुप्त टू इन उदयगिरी, ये चीजें मेंशन की गई थी। उसके बाद एक है ना महत्वपूर्ण अभिलेख कौन सा है, महत्वपूर्ण इंस्क्रिप्शन कौन सा है, जिसे हम कहते हैं सुपिया, सुपिया इंस्क्रिप्शन, सुपिया इंस्क्रिप्शन है ना, कौन सा है, सुपिया इंस्क्रिप्शन। सुपिया इंस्क्रिप्शन हमें घटोत्कच, घटोत्कच
जो घटोत्कच हैं उनके शासनकाल का है। और इस इंस्क्रिप्शन में, सुपिया इंस्क्रिप्शन में घटोत्कच को क्या कहा गया है? फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, है ना। इन सुपिया इंस्क्रिप्शन घटोत्कच इज कंसीडर्ड एज फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। घटोत्कच को क्या कहा गया है? फाउंडर कहा गया है। कौन से इंस्क्रिप्शन में? सुपिया इंस्क्रिप्शन में। कहाँ पे है ये इंस्क्रिप्शन? मध्य प्रदेश के रीवा जिले में, है ना। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। चलिए तो एक बार हम, है ना, जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन से इंस्क्रिप्शन हमने गुप्ता डायनेस्टी में पढ़े हैं, और फिर गुप्ता डायनेस्टी को हम समाप्त करते हैं और स्टार्ट करते हैं लेट गुप्ता एरा इन मध्य प्रदेश। ठीक है, सबसे पहले गुप्ता इंस्क्रिप्शन। सबसे पहले हमने कौन सा इंस्क्रिप्शन देखा था? एरन इंस्क्रिप्शन। कौन सा इंस्क्रिप्शन? एरन इंस्क्रिप्शन, जो कि मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के सागर जिले में है, जहाँ से हमें भानुगुप्त के शासन काल की जानकारी मिलती है। भानुगुप्त के कमांडर को क्या कर दिया गया था? मार दिया गया था। भानुगुप्त के कमांडर को मार दिया गया था, है ना। उसके बाद जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने सती प्रथा परफॉर्म की थी। कब? 510 AD में, मध्य प्रदेश के कहाँ पे? सागर जिले में। उसके अलावा उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? मंदसौर, है ना, इंस्क्रिप्शन। किसका इंस्क्रिप्शन? यशोधर्मन औलिकर। पिलर इंस्क्रिप्शन है। यशोधर्मन औलिकर के जो टाइम पीरियड है उनकी जानकारी मिलती है। इसमें बताया गया है कि औलिकर डायनेस्टी ने हुण शासकों को हराया था। इसके अलावा यहाँ से सिल्क मर्चेंट जो श्रेणी है, रेशम बुनकरों की जो श्रेणी है, जिन्हें गिल्ड्स कहते हैं, उनकी जानकारी मिलती है। साथ ही साथ विश्व के पहले विज्ञापन के बारे में जानकारी मिलती है। उसके अलावा सूर्य मंदिर की जानकारी मिलती है, और इसके रचयिता कौन थे? वत्स भट्टी। उसके बाद फिर तुमैन इंस्क्रिप्शन। मंदसौर इंस्क्रिप्शन के अलावा कौन सा एक इंस्क्रिप्शन मंदसौर में मिलता है? सौंधनी इंस्क्रिप्शन, है ना। कौन सा इंस्क्रिप्शन मिलता है? एक इंस्क्रिप्शन और मिलता है यहाँ पे, सौंधनी इंस्क्रिप्शन। एक कौन सा इंस्क्रिप्शन मिलता है? सौंधनी इंस्क्रिप्शन। इसके अलावा हमने कौन सा पढ़ा था? एक सुपिया। कौन सा? सुपिया अभिलेख, सुपिया इंस्क्रिप्शन, जिसमें क्या कहा गया है? जिसमें घटोत्कच जो है ना, घटोत्कच को फाउंडर बताया गया है। कहाँ का? गुप्ता डायनेस्टी का। उसके बाद हमने देखा था कौन सा? सांची अभिलेख, सांची इंस्क्रिप्शन, है ना। कौन सा देखा था हमने? सांची इंस्क्रिप्शन। सांची इंस्क्रिप्शन में एक पर्सन थी हरि स्वामिनी, जिन्होंने महावीर के आर्य संघ को डोनेशन दिया था, उसका मेंशन मिलता है। साथ ही साथ इस अभिलेख में सांची को कांकड़ाट कहा गया है ना। क्या कहा गया है सांची को? कांकड़ाट। उसके बाद उदयगिरी इंस्क्रिप्शन, उदयगिरी इंस्क्रिप्शन, है ना। कौन सा है फिर? उदयगिरी इंस्क्रिप्शन। उदयगिरी इंस्क्रिप्शन जो थी, इसमें क्या कहा गया है? उदयगिरी इंस्क्रिप्शन में जो चंद्रगुप्त II के एक्सपेडिशंस थे, जो भी उनके आक्रमण थे जो उन्होंने उदयगिरी पे किए थे, उसका मेंशन मिलता है। साथ ही साथ पार्श्वनाथ स्टैचू, है ना, जिसको किसने खोजा था? शंकर नाम के एक पर्सन ने, उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पे हमारी खत्म होती है कौन सी डायनेस्टी? गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी में हमने, है ना, फाउंडर किसको पढ़ा था? श्रीगुप्त को। श्रीगुप्त फाउंडर थे। इसी समय पे कौन आया था चंद्रगुप्त II के शासनकाल में? चंद्रगुप्त II के शासनकाल को ही गोल्डन एरा कहा जाता है ना। गुप्त काल का स्वर्णिम, है ना, मतलब गुप्ता डायनेस्टी की स्वर्णिम एज, गोल्डन एज ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। चंद्रगुप्त II के शासनकाल को हम कहते हैं। इसी समय पे फाहियान, जो कि चाइनीज ट्रेवलर था, वो इंडिया आते हैं। उन्होंने बुक लिखी थी फोको की, जिसमें उन्होंने मालवा की जलवायु को कहा था बेस्ट इन द वर्ल्ड। द क्लाइमेट ऑफ मालवा इज बेस्ट इन द वर्ल्ड। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं क्या? लेट गुप्ता एरा इन मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश में गुप्तोत्तर काल, मध्य प्रदेश में गुप्तोत्तर काल, लेट गुप्ताज इन मध्य प्रदेश। लेट गुप्ताज इन मध्य प्रदेश जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम सबसे पहले क्या चीज़ें देखेंगे?
लेट गुप्ताज इन मध्य प्रदेश में हम सबसे पहले देखेंगे क्या, राष्ट्रकूट डायनेस्टी। उसके बाद हम देखेंगे क्या, पुष्यभूति डायनेस्टी, जिसे हम हर्षा डायनेस्टी भी कहते हैं, है ना, हर्षवर्धन की जो डायनेस्टी है। और उसके बाद देखेंगे क्या, चालुक्य डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी देखेंगे, चालुक्य डायनेस्टी। अच्छा, हम राष्ट्रकूटा और गुर्जर प्रतिहार और पालाज, इनका जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था वो आप सबको पता है ना, क्या हुआ था, क्या चीज़ें थी ये, जैसे कि है ना इंडिया है, ये क्या है, इंडिया। तो यहाँ पे क्या चीज़ें थी, देखिए, ये साउथ में रूल कर रहे थे उस समय पे कौन, राष्ट्रकूट्स। राष्ट्रकूट साउथ में उस समय किनका शासन था, राष्ट्रकूट्स का। ईस्ट वाले मतलब बंगाल वाले क्षेत्र में किसका शासन था, पालों का, पाल शासन का, है ना, पालाज। और जो वेस्ट वाला रीजन था, है ना, राजस्थान वाले रीजन पे किसका शासन था, गुर्जर प्रतिहार का। तो अराउंड 8th सेंचुरी एडी, है ना, 8वीं शताब्दी के समय क्या हुआ था, एक ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था, एक त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, एक ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था। किसके किसके बीच में, ईस्ट से पाला, वेस्ट से गुर्जर प्रतिहार और साउथ वाले रीजन से राष्ट्रकूटाज। ये तीनों लड़ रहे थे किस क्षेत्र के लिए, प्रॉस्पेरस सिटी कनौज। प्रॉस्पेरस सिटी कनौज के लिए इन तीनों की क्या हो रही थी, लड़ाइयाँ हो रही थी, है ना, जिसमें राष्ट्रकूटा शासन ने, है ना, गुर्जर प्रतिहारास को मारा, फिर पालाज, है ना, इन सब की लड़ाई हो रही थी। उनमें राष्ट्रकूटास जो थे वो काफ़ी पावरफुल थे, है ना। बाद में फिर गुर्जर प्रतिहारास ने अराउंड 10th सेंचुरी में अपने आप को, उनके जो फ्यूडल्स थे उन्होंने खुद की इंडिपेंडेंट डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर ली थी। उसके बाद फिर यहाँ तो मध्य प्रदेश में हम लेट गुप्ता एरा में क्या पढ़ेंगे, है ना। अब हमें इंडिया के नहीं एमपी के पर्सपेक्टिव से देखना है, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, पुष्यभूति डायनेस्टी और चालुक्य डायनेस्टी। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, राष्ट्रकूट डायनेस्टी। राष्ट्रकूट डायनेस्टी स्टार्ट करने से पहले, है ना, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ क्या, फाउंडर कौन थे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के, दंती दुर्ग। क्योंकि क्या है, जब हम कोई भी डायनेस्टी पढ़ते हैं तो माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि कहाँ कौन है उनका फाउंडर, है ना, कहाँ से ये लोग आए हैं और क्या इनके बारे में पढ़ना है हमको। तो है ना, चालुक्य डायनेस्टी हुआ करती थी, कौन सी, एक चालुक्य, है ना। चालुक्य और पल्लवास पढ़ा है आप सबने। वाकाटका की पावर को रिवाइव किसने किया था, फिर चालुक्य ने। उन्होंने अपनी कैपिटल कौन सी बनाई थी, वटापी, है ना, मॉडर्न डे बदामी कर्नाटक। तो उन्होंने अपनी कैपिटल क्या बनाई थी, वटापी। तो इनके फाउंडर जो थे, कौन थे इनके फाउंडर चालुक्य डायनेस्टी के, पुलकेशिन I। उनके बाद अलग अलग रूलर आते गए, सबसे पावरफुल पुलकेशिन II थे, है ना, आगे पढ़ेंगे अपन इनके बारे में। लास्ट रूलर जो थे चालुक्य डायनेस्टी के, है ना, चालुक्य डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे, कौन थे चालुक्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर, कीर्तिवर्मन II। कीर्तिवर्मन II को किसने मार दिया था, दंती दुर्ग राष्ट्रकूट ने। दंती दुर्ग, है ना, कब मारा था, 757 AD, मतलब वही अराउंड 8th सेंचुरी। तो 757 AD में चालुक्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे, कीर्तिवर्मन II। उनको इन्होंने मार दिया और दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट की, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। तो अब इस राष्ट्रकूट डायनेस्टी की जो है तो 2 शाखाएं थी, एक थी अमरावती शाखा और एक कौन सी थी, मनियाखेत, है ना। कौन कौन सी शाखाएं थी, राष्ट्रकूट्स ऑफ अमरावती और राष्ट्रकूट्स ऑफ मनियाखेत। तो राष्ट्रकूट्स ऑफ अमरावती, है ना, जो अमरावती शाखा थी वो कहाँ कहाँ पे इस्टेब्लिश थी, अमरावती और बैतूल वाले क्षेत्र पे। अमरावती, बैतूल और साथ ही साथ छिंदवाड़ा, है ना, ये छिंदवाड़ा लिखा हुआ है। तो अमरावती, बैतूल और छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र पे अमरावती के राष्ट्रकूट्स का शासन था और इनकी कैपिटल कौन सी थी, अचलपुर महाराष्ट्र। अचलपुर महाराष्ट्र।
इन्हें राष्ट्रकूटर्स ऑफ अंचलपुर भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, राष्ट्रकूट्स ऑफ अंचलपुर। उसके बाद फिर क्या आता है, मनियाखेत, है ना, उसके बाद फिर आता है राष्ट्रकूट्स ऑफ मनियाखेत। तो इन फाउंडर कौन थे, दंती दुर्ग। मनियाखेत कर्नाटक की एक जगह है ना, कर्नाटक वाला क्षेत्र है, राष्ट्रकूट्स ऑफ मनियाखेत कर्नाटक। दंती दुर्ग अटैक्ड मालवा एंड डिड हिरण्यगर्भ यज्ञ एट उज्जैन। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि उज्जैन के शासकों को हराकर, है ना, उज्जैन एक्सपेडिशन के बाद दंती दुर्ग ने उज्जैन में कौन सा यज्ञ किया था, हिरण्यगर्भ यज्ञ। कौन सा यज्ञ किया था, हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था। किसने, दंती दुर्ग ने, मालवा पे अटैक करने के बाद। उसके बाद मैट्रिमोनियल अलायंस विथ कल्चुरीज। ये जो राष्ट्रकूट शासन थे, राष्ट्रकूट शासक थे, ये कौन है ना, मैट्रिमोनियल अलायंस मतलब विवाह संबंध में इंगेज्ड थे। कौन से शासकों के साथ, कल्चुरी, कृष्णा III, है ना। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर है मैट्रिमोनियल अलायंस विथ कल्चुरीज। कल्चुरी में एक शासन हुआ करते थे, कल्चुरी की त्रिपुरी शाखा के, जिनको एक्चुअल फाउंडर कहा जाता है कोकल प्रथम, कोकल वन। कोकल वन की बेटी थी लक्ष्मी। कौन थी कोकल वन की बेटी, लक्ष्मी। तो कोकल वन की जो बेटी थी लक्ष्मी, उनका विवाह हुआ था कृष्णा II राष्ट्रकूट से, है ना। किससे हुआ था, कृष्णा II राष्ट्रकूट से, है ना। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि इंगेज्ड इन मैट्रिमोनियल अलायंस विथ कल्चुरी रूलर्स। फिर कृष्णा III राष्ट्रकूट, कृष्णा III राष्ट्रकूट, है ना। एक इंपॉर्टेंट बैटल पढ़ते हैं जब हम कृष्णा III पढ़ते हैं, है ना, इंडियन हिस्ट्री में, कि बैटल ऑफ टोकुलम, बैटल ऑफ बैटल ऑफ टोकुलम में जो कृष्णा III राष्ट्रकूट हैं, उन्होंने किसे हराया था, इंपीरियल चोला किंग, इंपीरियल चोल किंग परंतका I। किसे हराया था, इंपीरियल चोल किंग परंतका I। एट बैटल ऑफ टोकुलम कृष्णा III डिफीटेड परंतका I इंपीरियल चोला किंग, ठीक है। तो कृष्णा III जो है, उनके एविडेंस मध्य प्रदेश में कहाँ से मिलते हैं, नीलकंठ इंस्क्रिप्शन, जो कि छिंदवाड़ा का है। छिंदवाड़ा के नीलकंठ अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है, कृष्णा III राष्ट्रकूटा की। तो मध्य प्रदेश में हमने राष्ट्रकूट्स में क्या क्या पढ़ा कि 2 शाखाएं थी, है ना। 2 शाखाओं के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, एक राष्ट्रकूट्स ऑफ अमरावती या अचलपुर, और उसके बाद एक राष्ट्रकूट्स ऑफ मनियाखेत। 2 ब्रांचेस थी। अमरावती जो शाखा है वो कहाँ कहाँ पे फैली हुई थी, अमरावती, बैतूल और छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र पे, है ना, अमरावती, बैतूल और छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र पे। उसके बाद फिर कौन सी शाखा है, मनियाखेत शाखा। फाउंडर कौन थे, दंती दुर्ग। मैट्रिमोनियल अलायंस किसके साथ एंगेज थे, कल्चुरी डायनेस्टी के साथ। उसके बाद कृष्णा III की जानकारी, इनके शासनकाल की जानकारी कहाँ से मिलती है, नीलकंठ इंस्क्रिप्शन छिंदवाड़ा से। उसके बाद दंती दुर्ग ने कौन सा यज्ञ किया था, हिरण्यगर्भ यज्ञ, है ना, उज्जैन में। ये कौन सी डायनेस्टी हमने पढ़ी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी। फ्रेंड्स, आई होप आप सब, मैं यहाँ जो भी पढ़ा रही हूँ उसको एक प्रॉपर, है ना, प्रॉपर प्लेस पे नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना। क्योंकि मैंने कल भी कहा था, मैं फिर से कह रही हूँ कि मेरा ये वादा है आप सभी से, प्रॉमिस है कि कोई भी फैक्ट, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, एमपी हिस्ट्री क्या है, काफ़ी वाइड है एमपी हिस्ट्री। एमपी हिस्ट्री के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट तक परेशान होते हैं कि अच्छा ये डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ें या इसे छोड़ें। इसमें केवल वो चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, जहाँ से पेपर में आता है ना। हम कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ या कोई भी जो फैक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है वो बिल्कुल भी यहाँ पे हम नहीं पढ़ रहे हैं। जितनी भी डायनेस्टीज़ में जो इम्पॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स से, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं, है ना। यहाँ से हिस्ट्री पढ़ने के बाद मेरा ये विश्वास है कि आप सभी को एमपी हिस्ट्री के लिए किसी भी बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
दोस्तों यहाँ पे तो हमने प्रीलिम्स का कंटेंट पढ़ा, लेकिन आप सब यदि मुझसे मेंस पढ़ना चाहते हैं तो आप AKS सिविल एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे AKS सिविल एकेडमी के ऐप को इंस्टॉल करें प्ले स्टोर पर जाकर, जहाँ पे मैं मुस्कान खंडेलवाल आप सभी को मेंस ओरिएंटेड सारी चीज़ें बताऊंगी, उसके साथ साथ आंसर राइटिंग भी सिखाऊंगी, प्लस आपको बायलिंगुअल प्रिंटेड नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ हमारे 2, 7 और 10 मार्कर जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनकी प्रॉपर प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कराई जाएगी। चलिए तो वापस से टॉपिक पे आते हैं। कौन सी डायनेस्टी अभी हमने पढ़ी थी लेट गुप्ता पीरियड में? राजपूत डायनेस्टी। उसके बाद हम आते हैं कहाँ पे? पुष्यभूति डायनेस्टी, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? हर्षा डायनेस्टी। पुष्यभूति डायनेस्टी या हर्षा डायनेस्टी। क्यों कहते हैं इसे हर्षा डायनेस्टी? जब ऑलरेडी हमने इसे पुष्यभूति डायनेस्टी कह दी तो फिर हर्षा डायनेस्टी क्यों कहा हमने? हु इज़ द फाउंडर ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी? पुष्यभूति डायनेस्टी जो है इसके फाउंडर कौन थे? पुष्यभूति डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? प्रभाकर वर्धन, है ना, प्रभाकर वर्धन। यहाँ पे फाउंडर किससे लिखा गया है? नरवर्धन। ठीक है, यहाँ पे फाउंडर किससे लिखा गया है? नरवर्धन, है ना। बट अपन अगर मेजरली बात करें तो मेन इनके जो फाउंडर थे वो थे प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के कितने बच्चे थे? 3। कितने बच्चे थे प्रभाकर वर्धन के? 3। उसमें एक थे राजवर्धन, फिर थी कौन? बेटी इनकी राजश्री, और एक कौन थे? हर्षा, है ना। एक कौन थे? हर्षा। तो जब प्रभाकर वर्धन ने इस डायनेस्टी को फाउंड किया, इस जब डायनेस्टी की नींव रखी, तो उन्होंने कैपिटल क्या बनाई थी? थानेश्वर। थानेश्वर, उन्होंने कैपिटल क्या बनाई थी? थानेश्वर, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है? हरियाणा, है ना। प्रभाकर वर्धन लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी एट थानेश्वर, हरियाणा। अब इनकी बेटी राजश्री, प्रभाकर वर्धन की बेटी कौन? प्रभाकर वर्धन की बेटी राजश्री। इनका विवाह किससे हुआ था? मौखरी डायनेस्टी, है ना, मौखरी डायनेस्टी के शासक ग्रहवर्मन। प्रभाकर वर्धन की बेटी कौन थी? राजश्री। राजश्री की शादी किससे हुई थी? ग्रहवर्मन से। ठीक है, किससे हुई थी? ग्रहवर्मन, हु इज द मौखरी रूलर ऑफ कनौज। तो जब कनौज क्षेत्र के लिए ग्रहवर्मन को, है ना, देवगुप्त ने मार दिया था, है ना, देवगुप्त ने क्या किया था? ग्रहवर्मन को मार दिया था और राजश्री को अपना बंदी बना लिया था, है ना। राजश्री को क्या बना लिया था? जो उनकी ग्रहवर्मन को मार दिया था देवगुप्त, है ना, जो कि लेट गुप्त थे मालवा के, लेट गुप्ता शासक थे मालवा के। उन्होंने क्या किया था? ग्रहवर्मन को मार दिया था, जो कि मौखरी किंग थे कनौज पे, और उनकी वाइफ राजश्री को क्या किया था? जो कि पुष्यभूति डायनेस्टी की, है ना, कौन थी? प्रिंसेस थी, उन्हें बंदी बना लिया था। तो इनका बदला लेने के लिए इनके भाई राजवर्धन, है ना, इनके भाई राजवर्धन ने क्या किया? उन्होंने देवगुप्त को मार दिया। किसे मार दिया उन्होंने? देवगुप्त को मार दिया। अब देवगुप्त का बदला लेने के लिए कौन आए? गॉड ऑफ बंगाल, है ना, जो गॉड ऑफ बंगाल, गॉड डायनेस्टी के रूलर कौन? शशांक। शशांक, शशांक रूलर आए। फिर शशांक रूलर ने किन्हें मार दिया? राजवर्धन को मार दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने लेट गुप्त ऑफ मालवा देवगुप्त को मारा था, है ना। फ्रेंडली रिलेशंस रहे होंगे उनके, है ना, क्योंकि सब आखिर में लड़ किसके लिए रहे थे? देवगुप्त और शशांक को आखिर में लड़ किसके लिए रहे थे? प्रॉस्पेरस सिटी ऑफ कनौज। एंशिएंट इंडिया में आधे से जो ज़्यादा लड़ाइयाँ हैं वो कनौज के ही लिए हुई थी। क्यों? प्रॉस्पेरस सिटी। उसके बाद फिर क्या है? शशांक। तो क्या हुआ था? सबसे पहले राजश्री को बंदी बना लिया, तो राजवर्धन उनके भाई थे, इन्होंने अपनी बहन का बदला लिया, तो उन्होंने देवगुप्त को क्या कर दिया? मार दिया। तो फिर देवगुप्त का जो बदला लेने के लिए शशांक ने किसे मार दिया? राजवर्धन को मार दिया। अब ये भैया हर्ष आए, है ना, हर्षवर्धन आए।
अब हर्षवर्धन ने अपने भाई का बदला लेने के लिए किसे मार दिया? शशांक को। तो अब कनौज लेने के लिए कौन बचा? कोई नहीं। तो फाइनली जो हर्षा थे उन्होंने कनौज में पुष्यभूति डायनेस्टी की नींव रखी, है ना। मेड सेकेंड कैपिटल एट कनौज, लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ हर्षा डायनेस्टी या पुष्यभूति डायनेस्टी एट कनौज, है ना। क्या क्या हमने पढ़ा? पुष्यभूति डायनेस्टी के फाउंडर थे प्रभाकर वर्धन, इनके 3 बच्चे थे, हर्ष, है ना, हर्षवर्धन और राजवर्धन एंड राजश्री। राजश्री की शादी हुई थी कनौज के किंग ग्रहवर्मन से। जब ग्रहवर्मन को कनौज क्षेत्र के लिए देवगुप्त, जो कि लेट गुप्ता रूलर थे मालवा के, उन्होंने जब मार दिया था तो फिर, है ना, उन्होंने क्या किया था? ग्रहवर्मन को मार दिया था। तो इस और क्या किया था? राजश्री को बंदी बना लिया था, उनकी वाइफ को बंदी बना लिया था। तो इनका अपनी बहन का बदला लेने के लिए कौन गए? राजवर्धन। राजवर्धन ने किन्हें मार दिया था? देवगुप्त को। तो देवगुप्त का बदला लेने के लिए पहुंचे शशांक, जो कि बंगाल किंग थे, है ना, वो भी कनौज वाले क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे। तो उनका बदला, मतलब फिर हर्षा है, हर्ष ने अपने भाई किनका? राजवर्धन का बदला लेने के लिए किसे मार दिया था? शशांक को। और लेट डाउन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी एट कनौज। कहाँ पे नींव रखी थी? कनौज पे। जब हर्षवर्धन का टाइम पीरियड था तो हर्षवर्धन इतने पावरफुल रूलर थे कि उन्होंने इंटायर नॉर्दर्न इंडिया में जो प्रमुख सिटीज़ थी, जैसे कनौज, बनारस, प्रयाग, ये जितने भी नॉर्दर्न इंडिया की सिटीज़ थी, वहाँ पे किनका शासन था? हर्षवर्धन का, है ना, हर्षवर्धन का शासन था। कैपिटल इन्होंने किसे बनाई थी? कनौज को। अब हम एमपी के पर्सपेक्टिव में क्यों पढ़ते हैं, है ना, यहाँ कहीं हमने एमपी की तो किसी सिटी का नाम नहीं देखा पूरे पुष्यभूति डायनेस्टी में, है ना। अब क्यों? क्योंकि इनके जो कोर्ट पोइट थे वो कौन थे? बाणभट्ट, है ना, कोर्ट पोइट थे बाणभट्ट, जो कि सोन नदी के किनारे 14 साल, है ना, रहे थे बाणभट्ट। बाणभट्ट 16 साल कहाँ पे, 14 साल कहाँ पे रहे थे? सोन नदी के किनारे। अब एक इम्पॉर्टेंट बैटल है जिस वजह से हम हर्षा डायनेस्टी लेट गुप्ता एरा में पढ़ते हैं, बैटल ऑफ रेवा। रेवा का युद्ध, जिसे बैटल ऑफ नर्मदा भी कहते हैं, है ना, बैटल ऑफ रेवा या बैटल ऑफ नर्मदा। बैटल ऑफ रेवा या फिर क्या कहते हैं? बैटल ऑफ नर्मदा, जो कि किसके बीच में हुई थी? हर्षवर्धन और पुलकेशिन II के बीच में हुई थी। पुलकेशिन II अभी मैंने बताया कौन थे पुलकेशिन II, है ना। एमपी के पर्सपेक्टिव में ये डायनेस्टी पढ़ने का इम्पोर्टेंस है, क्योंकि पहले तो कवि बाणभट्ट, उनकी रचनाएं हम अभी पढ़ेंगे थोड़ा सा, उसके बाकी हम लिटरेचर में तो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बट यहाँ पे उनका नाम आया इसलिए यहाँ पे भी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। अब इम्पॉर्टेंट बैटल थी कौन सी? बैटल ऑफ नर्मदा। कौन सी बैटल थी? बैटल ऑफ नर्मदा। बैटल ऑफ नर्मदा किसके किसके बीच में हुई थी? हर्षा और पुलकेशिन II। पुलकेशिन II चालुक्यन किंग था। चालुक्य जो राजवंश है, चालुक्य जो डायनेस्टी है, उनके सबसे पावरफुल रूलर कौन थे? पुलकेशिन II। पुलकेशिन II। तो पुलकेशिन II ने हर्षा को बैटल ऑफ नर्मदा में हरा दिया था, है ना। क्या किया था? हरा दिया था। लेकिन उन्होंने ये देखा कि हर्षा इस युद्ध में हार गए, लेकिन वो फिर भी वो ये चीज़ जानते थे कि पूरे उत्तर भारत में हर्षा एक बहुत ज़्यादा पावरफुल रूलर हैं। तो उन्होंने क्या कहा था? सकल उत्तर प्रथा नाता। सकल उत्तर प्रथा नाथा, उत्तर के नाथ, है ना, सकल उत्तर प्रथा नाथा। और खुद परमेश्वर की उपाधि जो है ना, वो धारण कर ली थी। किसकी? परमेश्वर की। adopted the title of Parmeshwar after defeating Harshvardhan on Battle of नर्मदा। बैटल ऑफ नर्मदा में पुलकेशिन II चालुक्यन किंग ने हर्षा को हरा दिया था और सकल उत्तर प्रथानाथा की उपाधि दे दी थी। अब ये विक्ट्री जो पुलकेशिन II की ये विक्ट्री है, वो कहाँ से कन्फर्म हुई थी? हमें कहाँ से पता चलता है कि हर्षा की हार और पुलकेशिन II की जीत हुई थी? पुलकेशिन II, है ना, पुलकेशिन II जो है, पुलकेशिन II के कोर्ट पोइट थे एक, है ना, दरबारी कवि जिनको हम कहते हैं। कोर्ट, जैसे हर्षा के कौन थे? बाणभट्ट,
वैसे पुलकेशिन टू के कौन थे? रवि कीर्ति, रवि कीर्ति, है ना, कौन थे? रवि कीर्ति। तो रवि कीर्ति ने पुलकेशिन टू की विक्ट्री कंफर्म की है, किसमें? एहोल इंस्क्रिप्शन, एहोल इंस्क्रिप्शन, एहोल अभिलेख में, एहोल इंस्क्रिप्शन में रवि कीर्ति ने मेंशन किया है कि बैटल ऑफ नर्मदा में पुलकेशिन टू ने किसे हरा दिया था? हर्षवर्धन को, है ना, हर्षवर्धन को हरा दिया था। फिर पुलकेशिन टू का डिक्लाइन कैसे हुआ? पुलकेशिन टू को किसने मारा? पल्लव डायनेस्टी हम पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री में, है ना, कांची के पल्लव, पल्लवाज ऑफ कांची। तो एक उनके काफी इंपॉर्टेंट रूलर थे नरसिम्हा वर्मन वन। कौन थे? नरसिम्हा वर्मन वन, नरसिम्हा वर्मन प्रथम। उन्होंने क्या किया? पुलकेशिन टू को डिफीट कर दिया, और ना केवल उन्होंने पुलकेशिन टू को डिफीट किया बल्कि वटापी, जो कि चालुक्य डायनेस्टी के रूलर्स की कैपिटल थी, उस पे भी कैप्चर कर लिया था। इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? इसी वजह से हम क्या कहते हैं? इसी वजह से नरसिम्हा वर्मन वन को वटापी कोंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? वटापी कोंडा। क्या कहते हैं? वटापी कोंडा। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने ना केवल चालुक्यन रूलर पुलकेशिन टू को हराया बल्कि साथ ही साथ उनकी कैपिटल वटापी पे भी कैप्चर कर लिया, और कम से कम पल्लव्स ने 100 साल वटापी पे रूल किया था। कितने साल? 100 साल, है ना। उसके बाद फिर विक्रमादित्य आए, जिन्हें राजा मल्ला कहा जाने लगा। उन्होंने चालुक्य की पावर को रिवाइव की पल्लव से, और उन्होंने फिर पल्लव्स के कैपिटल कांची पे मतलब क्या कर लिया? अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया, है ना। फिर इस तरीके से चालुक्य डायनेस्टी ने रूल किया। फिर लास्ट रूलर थे कीर्तिवर्मन टू, जिन्हें किसने मार दिया? धनती दुर्ग ने, और राजकोट डायनेस्टी की स्थापना कर ली, है ना। तो थोड़ा सा अब हम बाणभट्ट के बारे में भी देख लेते हैं कि बाणभट्ट कवि कौन थे, है ना। किनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट? हर्ष के, है ना, हर्षवर्धन। बाणभट्ट stayed on the bank of river Son for about 14 years. 14 साल ये अपने कहाँ गुजारे थे? सोन नदी के किनारे बैठ के। इसीलिए जो सोन नदी पर, है ना, बांध बनाया गया, कौन सा? बाण सागर डैम। कौन सा? बाण सागर डैम, बाण सागर डैम, है ना, बाण सागर डैम, जिसकी नींव कब रखी गई थी? 1978, 1978। ये हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। मैं आपको, है ना, केवल एक ओवरव्यू दे रही हूँ इसका कि बाणभट्ट जो थे वो 14 साल, कितने साल? 14 साल कहाँ रुके थे? 14 साल ये कहाँ पे थे? सोन नदी के किनारे। इस वजह से सोन नदी पर जो बाणसागर परियोजना बनाई गई है वो बाणभट्ट, है ना, इन्हीं बाणभट्ट के नाम पे बनाई गई है। क्या? बाणसागर परियोजना। 3 स्टेट्स की है ये परियोजना, यूपी, एमपी और बिहार, है ना। क्योंकि सोन नदी भी तो 3 स्टेट्स में प्रवाहित होती है ना। कहाँ से निकलती है सोन रिवर? सोन रिवर नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। क्या? सोन नदी, है ना, अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार के दानापुर जिले में किससे मिलती है? गंगा से मिल जाती है सोन नदी, है ना। किससे मिलती है? गंगा से। तो बाणभट्ट में, है ना, हर्षवर्धन के कोर्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्होंने रचनाएं की थी। क्यों? क्योंकि इनके दरबारी कवि थे। अब इनके दरबारी कवि थे तो इनकी बायोग्राफी तो लिखेंगे, इनकी जीवनी तो लिखेंगे, है ना। तो बायोग्राफी क्या लिखे थे उन्होंने? हर्षाचरित, हर्षाचरित, हर्षाचरित इन्होंने लिखी थी, जो कि क्या है? बायोग्राफी है। किसकी? हर्षवर्धन की, है ना। क्या है? बायोग्राफी, नॉट ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा, है ना, जो हम खुद लिखते हैं, और बायोग्राफी हमारे बारे में जो कोई और लिखता है। तो बाणभट्ट ने क्या? हर्षाचरित लिखी थी। उसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं बाणभट्ट की। एक है कादम्बरी, कादम्बरी। फिर है एक चंडी शतक, चंडी शतक। फिर कौन सा है?
मुकुंद तड़ितक, और एक है क्या, पार्वती परिणय। क्या है, एक पार्वती परिणय। बाणभट्ट की इंपॉर्टेंट रचनाएं कौन कौन सी हैं, हर्षाचरित, कादंबरी, चंडी शतक, मुकुंद तड़ितक और पार्वती परिणय। लेट गुप्ताज में हमने कौन कौन सी डायनेस्टीज देखी हैं, लेट गुप्ताज में हमने कौन कौन सी डायनेस्टीज देखी, एक सबसे पहले हमने राजपूत डायनेस्टी देखी थी, उनकी दो ब्रांचेस देखी थी। कौन सी दो ब्रांचेस देखी थी, राजपूट्स ऑफ अमरावती या अचलपुर और राजपूट्स ऑफ मनियाखेड, है ना। उसके बाद फिर हमने कौन सी डायनेस्टी देखी, पुष्यभूति डायनेस्टी। हर्षा ने इस डायनेस्टी की जो नींव है वो कहाँ पे रखी थी, कनौज में रखी थी, कनौज में कैपिटल बनाई थी, है ना। गॉड रूलर थे बंगाल के, कौन, शशांक, उनको डिफीट करके अपने भाई का बदला लिया था उन्हें मार के, और कनौज पे फाइनली उन्होंने क्या की थी, इस्टेब्लिश की थी हर्षा डायनेस्टी। वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रूलर थे, इंटायर नॉर्थ इंडिया में उनका शासन था। उनके दरबारी कवि कौन थे हर्षा के, बाणभट्ट, है ना। बाणभट्ट ने उनकी जीवनी लिखी थी जिसे हम हर्षाचरित, उसके अलावा उन्होंने कादंबरी, पार्वती परिणय, मुकुंद तड़ितक, चंडी शतक, इन रचनाओं को भी उन्होंने लिखा था। फिर बैटल ऑफ रेवा, नर्मदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, ना केवल एमपी हिस्ट्री में बल्कि इंडियन हिस्ट्री में भी, है ना। बैटल ऑफ रेवा या बैटल ऑफ नर्मदा, जिसमें पुलकेशिन II चालुक्यन किंग ने हर्षा को डिफीट किया था, और ये विक्ट्री ए होल इंस्क्रिप्शन में रवि कीर्ति ने कंफर्म की है। उसके बाद फिर हम आते हैं कौन सी डायनेस्टी में, देन हम स्टार्ट करते हैं लेट गुप्ता एरा में, चालुक्य डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी। आधे से ज़्यादा चीज़ें अपन इस डायनेस्टी के बारे में, है ना, पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर भी चलिए अपन देखते हैं इसे। चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, पुलकेशिन I। कौन थे, पुलकेशिन I। ही वॉज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। कौन, पुलकेशिन I, ग्रेटेस्ट रूलर, है ना, ग्रेटेस्ट रूलर या फिर मोस्ट पावरफुल रूलर, सबसे ज़्यादा प्रतापी शासक, पुलकेशिन II, जिनका शासन साउदर्न मध्य प्रदेश में हुआ करता था। एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ परमेश्वर, बताया था मैंने, एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ परमेश्वर आफ्टर डिफीटिंग हर्षा एट बैटल ऑफ नर्मदा। बैटल ऑफ नर्मदा में हर्षा को डिफीट करके, हर्षवर्धन को डिफीट करके परमेश्वर का टाइटल इन्होंने एडॉप्ट किया था। विक्ट्री कन्फर्म्ड बाय रवि कीर्ति, दरबारी कवि, है ना, कोर्ट पोइट किसके, पुलकेशिन II के। ए होल इंस्क्रिप्शन, है ना, कोर्ट पोइट ऑफ पुलकेशिन II। तो ये कौन सी डायनेस्टी हो गई लेट गुप्ता पीरियड में, चालुक्य डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी। अब हम देखते हैं राजपूत, मध्य प्रदेश में राजपूत एरा, है ना। राजपूत एरा इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में राजपूत काल। अब ये जो राजपूत हैं, है ना, जिन्होंने मध्य प्रदेश पे शासन किया, किन्होंने शासन किया, तो मध्य प्रदेश पे शासन किया था कलचुरीस, चंदेल और परमार, है ना। ये कौन थे, है ना, ये सब गुर्जर प्रतिहारा के ही सामंत हुआ करते थे, गुर्जर प्रतिहारा के ही फ्यूडल्स हुआ करते थे, है ना। गुर्जर प्रतिहारा के क्या थे, ये फ्यूडल्स थे। कौन, कलचुरीस,
उसके बाद चंदेल एंड देन परमार्स। थोड़ा सा गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में अपन देख लेते हैं, है ना, फिर स्टार्ट करते हैं। सीधे सामंत नहीं पढ़ेंगे, है ना, अपन पहले थोड़ा सा गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी भी पढ़ेंगे। अब गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट किसने की? गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के फाउंडर थे हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, है ना, राजा हरिश्चंद्र, नाम ही है इनका क्या, हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र कौन थे? फाउंडर थे गुप्ता डायनेस्टी के, जिन्होंने जोधपुर वाले क्षेत्र पे अपनी डायनेस्टी की नींव रखी थी। लेट डाउन, है ना, हरिश्चंद्र लेट डाउन द फाउंडेशन ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी नियर जोधपुर। अब इम्पॉर्टेंट रूलर्स में देखते हैं। सबसे पहले नागभट्ट वन की कैपिटल क्या थी? कनौज वाला क्षेत्र। ऑल्सो रूल्ड इन उज्जैन रीजन। नागभट्ट वन की जो कैपिटल थी वो कनौज वाले क्षेत्र पे थी, लेकिन इन्होंने उज्जैन वाले रीजन पे भी क्या किया था? रूल किया था। उसके बाद मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से कौन से किंग इम्पॉर्टेंट हैं? मिहिर भोज। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इनकी जानकारी मिलती है मध्य प्रदेश में, है ना। अब कहाँ से मिलती है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के सागरताल इंस्क्रिप्शन से, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के सागरताल अभिलेख से हमें मिहिर भोज के शासनकाल की जानकारी मिलती है, जिसमें मिहिर भोज को क्या कहा गया है? आदि वराह, है ना। मिहिर भोज जो थे, कौन थे? मिहिर भोज के शासनकाल की जानकारी हमें मध्य प्रदेश के कहाँ से मिलती है? ग्वालियर जिले से मिलती है ना। सागरताल इंस्क्रिप्शन, ग्वालियर जिले के सागरताल अभिलेख से, जहाँ पर इन्हें क्या कहा गया है? आदि वराह। क्या कहा गया है? आदि वराह। उसके बाद इनके शासनकाल में एक अरबी यात्री, एक अरेबिक ट्रैवलर कौन आया था? सुलेमान। कौन आया था? सुलेमान। अरबी यात्री सुलेमान आया था। कौन आया था इनके शासनकाल में? अरबी यात्री सुलेमान। अरबी यात्री सुलेमान आया था। उसके बाद देख लेते हैं इम्पोर्टेंट, महेंद्रपाल, है ना, महेंद्रपाल। राजा महेंद्रपाल। इन्होंने पालास के साथ, बताया था ना मैंने, गुर्जर प्रतिहारास और पालास और राजकोटास के बीच ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हो रहा था। कौन से क्षेत्र के लिए? कनौज क्षेत्र के लिए। तो इन्होंने त्रिपक्षीय युद्ध, जो त्रिपक्षीय युद्ध था, त्रिपक्षीय संघर्ष था, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। पालास, है ना, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में, है ना, किसके अगेंस्ट लड़ रहे थे? पालास। पार्टिसिपेटेड इन ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल विद पालास में। उसके बाद इनके कोर्ट पोइट कौन थे? राजशेखर की रचनाएं अक्सर पूछी जाती हैं, है ना, वनडे एग्जाम हो या MPPSC हो, है ना, हर जगह पूछी जाती हैं राजशेखर का भी। राजशेखर जो थे वो महेंद्रपाल गुर्जर प्रतिहार जो थे उनके दरबारी कवि थे। कौन थे? कोर्ट पोइट। इनकी इंपॉर्टेंट रचना में एक थी कौन सी? काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा। फिर एक कौन सी थी? कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी। और एक कौन सी थी? विद्ध साल भंजिका। विद्ध साल भंजिका। कौन कौन से इनके इंपॉर्टेंट रचनाएं थी? काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी और विद्ध साल भंजिका। राजशेखर किसके दरबारी कवि थे? राजा महेंद्रपाल, जो कि गुर्जर प्रतिहार राजा थे। और हर्षवर्धन के कोर्ट पोइट कौन थे? बाणभट्ट। पुलकेशिन II के कोर्ट पोइट कौन थे? रवि कीर्ति।
अब 10वीं शताब्दी के आसपास क्या हुआ कि जो फ्यूडल्स थे, जो सामंती थे, है ना, फ्यूडल्स ऑफ गुर्जर प्रतिहार डिक्लेयर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट। फ्यूडल्स ऑफ गुर्जर प्रतिहार, है ना, जो गुर्जर प्रतिहार राजा थे, उनके जो फ्यूडल्स थे, उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया। जैसे वाकाटक के जो फ्यूडल्स थे वो कौन थे? तो वाकाटक के जो फ्यूडल्स थे वो कौन थे? गुप्तास, जिन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया था, है ना, 6th सेंचुरी के आसपास, और फिर लगातार 3rd सेंचुरी के आसपास तक उन्होंने शासन किया। वैसे ही 10वीं सेंचुरी के आसपास जो है तो क्या किया था? फ्यूडल्स ऑफ गुर्जर प्रतिहार डिक्लेयर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट। हाँ, सॉरी फ्रेंड्स, है ना, क्या था गुप्तास का? इन्होंने 3rd सेंचुरी से 6th सेंचुरी तक रूल किया था, है ना, सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई। इन्होंने 3rd सेंचुरी से 6th सेंचुरी तक क्या किया था? रूल किया था। थर्ड सेंचुरी से 6th सेंचुरी तक गुप्तास ने क्या किया था? रूल किया था, जो कि वाकाटक के फ्यूडल्स थे। इन्होंने अराउंड 3rd सेंचुरी खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया था और फिर 3री शताब्दी से 6वीं शताब्दी तक रूल किया था। मतलब अराउंड 250-300 साल तक इन्होंने शासन किया था। उसी तरीके से 10th सेंचुरी में फ्यूडल्स गुर्जर प्रतिहार के, उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया था और कितने भागों में, है ना, वो बट गए थे। चंदेल, है ना, जिसमें से चंदेलों ने कहाँ पे शासन किया था? चंदेलों ने शासन किया था बुंदेलखंड वाले क्षेत्र पे, है ना। यहाँ पे हम जैसे एमपी का मैप बनाते हैं, है ना, तो उन्होंने कहाँ पे शासन किया था? यहाँ पे आ गए थे कौन? चंदेल, है ना। वेस्ट में आ गए थे कौन? परमार्स। और यहाँ वाले रीजन पे, है ना, महिष्मती और त्रिपुरी वाले क्षेत्र पे कौन आ गए थे? कलचुरीज। तो यहाँ पे किसका शासन था? कलचुरी। वेस्ट में शासन हो गया था परमारों का और यहाँ पे शासन था किसका? चंदेलों का, है ना। ये मैंने दो क्यों बनाया? क्योंकि इनकी पहली ब्रांच महिष्मती थी, दूसरी ब्रांच क्या थी इनकी? त्रिपुरी। दूसरी ब्रांच कौन सी थी इनकी? त्रिपुरी ब्रांच। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चंदेल से, है ना, जिन्होंने कहाँ पे शासन किया था? बुंदेलखंड वाले क्षेत्र पे। पहले क्या है? कलचुरी डायनेस्टी। कलचुरी डायनेस्टी से स्टार्ट करते हैं हम। कलचुरी डायनेस्टी की कितनी कैपिटल मैंने बताई थी, है ना? कलचुरी डायनेस्टी की 2 कैपिटल हुआ करती थी, है ना, अराउंड 6th सेंचुरी, है ना, 6th सेंचुरी एडी के आसपास कलचुरी डायनेस्टी के जो शासक थे, कौन शासक थे? कृष्णराज, है ना। कलचुरी डायनेस्टी के शासक कौन थे? कृष्णराज। कलचुरी डायनेस्टी के शासक जो थे कृष्णराज, उन्होंने महिष्मती वाले रीजन पे रूल इस्टेब्लिश किया था, है ना। महिष्मती मतलब महिष्मती को कैपिटल बनाई थी और वहाँ पे उन्होंने शासन किया था। कहाँ पे? महिष्मती में। कृष्णराज, ही वॉज द फाउंडर ऑफ डायनेस्टी, है ना। कृष्णराज कौन थे? फाउंडर थे डायनेस्टी के। मेंशन्ड इन सिल्वर कॉइन्स फ्रॉम नासिक, अमरावती एंड बैतूल। कृष्णराज वॉज द फाउंडर ऑफ महिष्मती ब्रांच ऑफ कलचुरी, है ना। मेंशन्ड इन सिल्वर कॉइन्स कहाँ कहाँ से? नासिक, अमरावती और बैतूल। उसके अलावा शिफ्टेड हिज डायनेस्टी, कृष्णराज के बाद कौन आए थे? बुद्धराज। अब जब महिष्मती में उन्होंने अपनी राजधानी बना ली तो उसको शिफ्ट क्यों की, है ना?
तो उन्होंने मंगलेश एक रूलर थे, है ना, चालुक्यन किंग ही थे, उनके द्वारा उन्हें डिफीट कर दिया गया था, हरा दिया गया था, जिसके कारण उन्होंने चेदी वाले रीजन पे अपनी डायनेस्टी इस्टेब्लिश की, है ना, चेदी वाले रीजन पे की। लेकिन उसके बाद भी, ठीक है, कौन थे ये? बुद्धराज थे। बुद्धराज ने क्या किया था? बुद्धराज को जब मंगलेश ने डिफीट कर दिया तो कहाँ पे चले गए थे? चेदी वाले रीजन पे। चेदी वाले रीजन पे इन्हें किसने मतलब हरा दिया था? पुलकेशिन II और गुर्जर प्रतिहार, इन दोनों के प्रेशर की वजह से चेदी से कहाँ चले गए ये? त्रिपुरी, मतलब मध्य प्रदेश का महाकौशल, मतलब मध्य प्रदेश का त्रिपुरी वाला क्षेत्र, और फिर वहाँ पे कहलाए जाने लगे कल्चुरीज ऑफ त्रिपुरी, त्रिपुरी के कल्चुरी। पहले शासक कौन थे? कृष्णराज, जिन्होंने महिष्मती ब्रांच की स्थापना की थी। कब की थी? 6th सेंचुरी AD में। उसके बाद बुद्धराज आए, फिर बुद्धराज ने क्या किया था? कैपिटल ट्रांसफॉर्म की थी। जब मंगलेश ने उन्हें हरा दिया था तो चेदी वाले रीजन पे अपनी कैपिटल ले गए, लेकिन वापस से गुर्जर प्रतिहार और पुलकेशिन II के प्रेशराइज करने से, प्रेशर की वजह से, आक्रमणों की वजह से उन्होंने त्रिपुरी में अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली थी। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या? कल्चुरीज ऑफ त्रिपुरी। कब की बात है ये? अब ये 7th सेंचुरी AD की है ना, 7th सेंचुरी AD, तो 7th सेंचुरी AD। अब फाउंडर कौन थे? वामराज देव। वामराज देव ने अपनी राजधानी को गोमती से नर्मदा, है ना, मतलब गोमती उत्तर प्रदेश ना, गंगा की क्या है? ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। तो गोमती नदी से नर्मदा नदी तक इन्होंने क्या किया था? अपने एम्पायर, अपने साम्राज्य को फैलाया था। Who was the founder of Tripuri branch of Kalchuri? Vamraj Dev. Who was the founder of Mahishmati branch of Kalchuri? कृष्णराज। तो गोमती से नर्मदा तक इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया था। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या? कोकल वन, इनका जिक्र मैंने पहले भी किया है ना, मैट्रिमोनियल अलायंस राष्ट्रकूटास के साथ। तो कोकल वन एक्चुअल फाउंडर ऑफ डायनेस्टी, है ना, जिन्होंने सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, है ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता, सोशियल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दी थी इन्होंने किसे? कल्चुरी डायनेस्टी को। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? एक्चुअल फाउंडर। मैरिड टू नट्टा देवी कौन थी? है चंदेला प्रिंसेस, चंदेल डायनेस्टी की राजकुमारी। एक आप सबने सुना होगा खजुराहो में मतंगेश्वर टेम्पल, है ना, कौन सी टेम्पल? मतंगेश्वर टेम्पल, जिसे किसने बनवाया था? हर्षदेव ने। किसने बनवाया था? हर्षदेव ने। तो हर्षदेव की बेटी थी कौन? नट्टा देवी। कौन थी? नट्टा देवी, जिनकी शादी किससे हुई थी? कोकल वन कल्चुरीज से। डॉटर लक्ष्मी, इनकी पुत्री कौन थी? लक्ष्मी, जिनकी शादी किससे हुई? राष्ट्रकूटा रूलर कृष्णा II। एक क्वेश्चन पूछा गया था MPPSC में कि जो एलोरा केव्स हैं उसमें कैलाश टेम्पल, है ना, या फिर एलोरा की गुफाएं जो हैं उसमें वो टेम्पल्स किसने बनवाए? तो ये बनवाए थे राष्ट्रकूटा रूलर कृष्णा I ने। राष्ट्रकूटा रूलर कृष्णा I जो हैं उन्होंने, है ना, एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। और कृष्णा II जो हैं उनकी शादी किससे हुई थी? लक्ष्मी, जो कि कोकल वन की बेटी थी। अब इम्पोर्टेंट रूलर कौन हो जाते हैं? एक युवराज देव I, है ना, युवराज देव I कल्चुरी, युवराज देव I कल्चुरी। अच्छा, सिर्फ युवराज देव, है ना, नहीं पढ़ना, युवराज देव I पढ़ना है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट बुक हमने अभी पढ़ी थी राजशेखर की, विद्यसाल भंजिका। कौन सी बुक पढ़ी थी? विद्यसाल भंजिका।
कौन सी बुक पढ़ी थी? विद्य सालभंजिका। और विद्य सालभंजिका में युवराज देव वन को क्या कहा गया है? उज्जैनी भुजंग। युवराज देव प्रथम, युवराज देव वन को विद्य सालभंजिका, जो कि किताब लिखी गई थी राजशेखर कवि के द्वारा, जो कि कोर्ट पोइट थे महेंद्र पाल गुर्जर प्रतिहार किंग के, उस बुक में युवराज देव वन कलचुरी को क्या कहा गया है? उज्जैनी भुजंग। इसके अलावा भी ये इंपॉर्टेंट किस लिए हैं? क्योंकि इन्होंने क्या बनवाया था? 64 योगिनी टेम्पल। अब ये खजुराहो वाला 64 योगिनी टेम्पल नहीं है ना, खजुराहो वाला 64 योगिनी टेम्पल नहीं है। ये कौन सा 64 योगिनी टेम्पल है? जबलपुर का, है ना, जबलपुर का 64 योगिनी टेम्पल, जिसका निर्माण किसने कराया था? जिसका निर्माण कराया था युवराज देव वन ने। इसके अलावा योगिनी मठ, योगिनी मठ ये भी जबलपुर में। इसके अलावा एक शिव टेम्पल बनवाई थी, नहलेश्वर शिव टेम्पल। कहाँ पे बनवाई थी? दमोह में। दमोह में क्या बनवाई थी इन्होंने? नहलेश्वर शिव टेम्पल, है ना, नहलेश्वर शिव टेम्पल इन्होंने कहाँ पे बनवाया था? दमोह में इन्होंने बनवाई थी, जो कि किसके नाम पर है? क्वीन नहला। किसके नाम पर है? क्वीन नहला, जो कि एक चालुक्यन प्रिंसेस थी, एक चालुक्यन राजकुमारी थी, रानी नहला, जिनके नाम पर नहलेश्वर शिव टेम्पल दमोह पे किसने बनवाया? युवराज देव वन ने। उसके अलावा उन्होंने क्या क्या बनवाया था? 64 योगिनी टेम्पल और योगिनी मठ। कहाँ पर बनवाया था? जबलपुर में। उसके बाद आते हैं रूलर गांगेयदेव, है ना, कौन आते हैं? गांगेयदेव। उसके बाद गांगेयदेव आते हैं, देन आफ्टर आते हैं गांगेयदेव के बेटे, है ना, इम्पोर्टेंट, गांगेयदेव के बेटे कौन? लक्ष्मीकर्ण। लक्ष्मीकर्ण, नेपोलियन ऑफ हिंद, क्या कहा जाता है इन्हें? हिंद का नेपोलियन। ही वॉज नोन एज नेपोलियन ऑफ हिंद। अब क्यों कहा जाता है नेपोलियन ऑफ हिंद? Why Lakshmikern was called as Napoleon of Hind? Because he can destroyed each and every dynasty that came in the vicinity and suzerainty of Kalchuris. इन्होंने हर उस डायनेस्टी, हर उस राजवंश को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था जो कि, है ना, इनके बीच में सिचुएटेड था या इनके साम्राज्य में आने की कोशिश करता था, है ना, या इनकी डायनेस्टी में अटैक करने की कोशिश करता था। उन सबको इन्होंने ख़त्म कर दिया था, जिस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? हिंद का नेपोलियन। क्या कहा जाता है? हिंद का नेपोलियन। काफ़ी पावरफुल रूलर थे। अब अमरकंटक के जितने भी मंदिर हैं, है ना, अमरकंटक के जो मंदिर हैं उनका निर्माण किसने करवाया? लक्ष्मीकर्ण। एक खुद इनके नाम पे ही टेम्पल है, कर्ण मंदिर, है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है अमरकंटक का कर्ण मंदिर किसने बनवाया? हु कंस्ट्रक्टेड कर्ण टेम्पल ऑफ अमरकंटक? तो लक्ष्मीकर्ण। डिफीटेड देववर्मन चंदेल, देववर्मन चंदेल को इन्होंने हराया। उसके अलावा भी इन्होंने कई सारे रूलर्स को हराया था। मैरिड, किससे इन्होंने शादी की थी? एक हूण क्वीन थी, कौन? अवल्ला देवी। मैरिड टू अवल्ला देवी हूण, नॉट सो इम्पोर्टेंट। उसके बाद इन्हें त्रिकलिंगाधिपति कहा गया है। कहाँ कहा गया है? भेड़ाघाट इंस्क्रिप्शन। तो भेड़ाघाट इंस्क्रिप्शन में क्या कहा गया है इन्हें? त्रिकलिंगाधिपति। जब इन्होंने कहाँ पे अटैक किया था? कलिंगा, कलिंगा पे अटैक किया था। भेड़ाघाट इंस्क्रिप्शन में इन्हें त्रिकलिंगाधिपति कहा गया है।
उसके बाद कई सारे इंपॉर्टेंट रूलर आते गए, है ना। ऐसे हम नाम एक बार देख लेते हैं। यशकर्ण, लक्ष्मीकर्ण के बाद आए यशकर्ण। यशकर्ण को किसने मार दिया? सुलक्षवर्मन ने, सुलक्षवर्मन। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट किंग कौन से आते हैं? जयदेव, जिन्हें किसने मार दिया? परमार्दी देव। किसने मार दिया? परमार्दी देव। फिर लास्ट किंग आते हैं विजय सिंह। लास्ट किंग कौन आते हैं? विजय सिंह, जिन्हें किसने मार दिया? त्रैलोक्यवर्मन। यशकर्ण को किसने मारा? सुलक्षवर्मन ने। जयदेव को किसने मारा? परमार्दी देव ने। और लास्ट रूलर कौन थे? विजय सिंह। विजय सिंह, जिन्हें किसने मारा? है ना, किसने मारा था इन्हें? विजय सिंह। विजय सिंह को किसने मारा था? त्रैलोक्यवर्मन। त्रैलोक्यवर्मन। अब ये सुलक्षवर्मन, राजा परमार्दी देव, इनसे तो हम सब फैमिलियर है। परमार्दी देव, है ना। क्यों? इनके सेनापति कौन थे? आल्हा और उदल, जिन्होंने लगातार 52 लड़ाइयाँ 52 बैटल्स जीते थे, है ना। तो जयदेव को परमार्दी देव और विजय सिंह को त्रैलोक्यवर्मन। तो हम क्या मान सकते हैं? कलचुरी के डिक्लाइन का कारण, कलचुरी के जो है ना, कलचुरी के राजवंश के डिक्लाइन का कारण कौन रहा होगा? चंदेल डायनेस्टी, है ना। चंदेल डायनेस्टी, है ना। चंदेल किंग थे त्रैलोक्यवर्मन। बुंदेलखंड के चंदेल डायनेस्टी के किंग कौन थे? त्रैलोक्यवर्मन, जिन्होंने किसे मार दिया? लास्ट रूलर ऑफ कलचुरी नेम्ड विजय सिंह। लास्ट रूलर ऑफ कलचुरी नेम्ड विजय सिंह। अब कलचुरी डायनेस्टी से इंपॉर्टेंट है ना, मैं आप सभी को कुछ 1-2 बुक्स लिखवाने वाली हूँ, वो आप सब नोट कर लीजिए। कई बार, क्योंकि है ना, बुक्स तो अब बुक्स पूछने एमपीपीएससी का ट्रेंड हो गया है ना। हर साल मिनिमम 2 बुक्स के नाम जो है, तो देखो एमपी के लिटरेचर से हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस आने ही आने हैं, है ना। एमपी का लिटरेचर मैं आप सभी को ऐसा मतलब पढ़ाऊंगी, है ना, सीधा बोलूँ तो रटवाऊंगी कि उन 3 क्वेश्चंस में से तीनों क्वेश्चंस आपके सही होंगे, है ना। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। उसके अलावा अब इंडियन हिस्ट्री से भी 1-2 बुक्स पूछी जाती हैं, है ना। तो ये एक्स्ट्रा बुक उसमें आप ऐड कर सकते हैं, है ना। एमपी के लिटरेचर की तो फिर काफ़ी सारी अलग बुक्स हैं और अलग उनके स्कॉलर्स हैं, वो हम पढ़ेंगे जब लिटरेचर पढ़ेंगे। ट्रिक से सभी रचनाओं को याद करेंगे, है ना। तो अब क्या देखते हैं? कुछ बुक्स, इम्पॉर्टेंट बुक्स। इम्पॉर्टेंट बुक्स, एक तो सबसे पहले हमने कौन सी इसमें देखी थी? विद्यसाल भंजिका। विद्यसाल भंजिका, विद्यसाल भंजिका, जिसमें युवराज देव वन को उज्जैनी भुजंग कहा गया है। क्या कहा गया है? उज्जैनी भुजंग। और रचना किसकी की थी, है ना। इस बुक को लिखा किसने था? कोर्ट पोइट ऑफ महेंद्रपाल, राजशेखर। किसने लिखी थी? राजशेखर ने, है ना। किसने लिखी थी इसे? राजशेखर ने। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट है कौन सी बुक? एक विक्रमांक देव चरित। विक्रमांक देव चरित, जिसके रचयिता थे बिल्हण। बिल्हण कौन थे इनके रचयिता? बिल्हण। इनके कौन थे? राजशेखर। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट थी द्रवशय काव्य। द्रवशय काव्य, द्रवशय काव्य बाय हेमचंद्र।
द्रवशय काव्य, ये किसने लिखी थी? हेमचंद्र ने। विद्या सालभंजिका किसने लिखी थी? राजशेखर ने। द्रवशय काव्य लिखी थी हेमचंद्र ने। और विक्रमांक देव चरित ये किसने लिखी थी? बिल्हण ने। ठीक है, तो ये डायनेस्टी हुई कौन सी? कलचुरी डायनेस्टी। ये अपन ने कौन सी डायनेस्टी पढ़ ली? कलचुरी डायनेस्टी। कलचुरी डायनेस्टी की हमने दो शाखाएं पढ़ी, एक महिष्मती और एक त्रिपुरी ब्रांच। महिष्मती के फाउंडर कृष्णराज, त्रिपुरी वाले रीजन के फाउंडर वामराज देव। एक्चुअल फाउंडर किसे कहा गया? कोकलवन को। उसके अलावा हमने कुछ इंपॉर्टेंट किंग देखे और इंपॉर्टेंट बुक्स और लॉरियट्स देखा। अब आ जाते हैं हम चंदेल डायनेस्टी में, है ना, मध्य प्रदेश में चंदेल डायनेस्टी। चंदेल डायनेस्टी इन मध्य प्रदेश। अब चंदेल कौन थे? चंद्रवंशी राजपूत। जैसे हम परमार में पढ़ते हैं कि ये अग्निवंशी थे, है ना, कहीं कहीं पे पढ़ते हैं कि वो रघुवंशी थे, उसी तरीके से चंदेल कौन थे? चंदेल थे भाई चंद्रवंशी राजपूत। ओरिजिन, है ना, कहाँ से इनका ओरिजिन माना जाता है? मनियागढ़, है ना, छतरपुर के पास वाला रीजन है मनियागढ़। द चंदेलावर्दी चंद्रवंशी राजपूत बिलीव्ड टू बी ओरिजिनेट फ्रॉम मनियागढ़। अब फाउंडर कौन थे? नन्नुक। उन्होंने अपनी इनिशियल कैपिटल किसे बनाई थी? महोबा। और बाद में कहाँ पे इनकी चंदेल डायनेस्टी की कैपिटल शिफ्ट हो गई थी? खजुराहो में। कहाँ पे? खजुराहो। कहाँ पे इनकी कैपिटल शिफ्ट हो गई थी? खजुराहो। और पहले सबसे पहले कैपिटल क्या थी इनकी? महोबा। फिर कहाँ पे शिफ्ट हो गई थी इनकी कैपिटल? खजुराहो पे। अब कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स देखते हैं एमपी के पर्सपेक्टिव से, है ना। लगभग सारे किंग्स एमपी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है क्योंकि चंदेल डायनेस्टी ने हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र पे ही रूल किया। अब इंपॉर्टेंट रूलर्स में सबसे पहले कौन से किंग हैं यहाँ पे? हर्षदेव। कौन से किंग है? हर्षदेव। हर्षदेव ने क्या किया था? इंदिरा 3 राष्ट्रकूट रूलर, इंदिरा 3 राष्ट्रकूट शासक को हराकर कनौज के पे कब्जा कर लिया था, है ना, मतलब कनौज पे शासन किया था। डिफीटेड इंदिरा 3 ऑफ राष्ट्रकूट एंड सेट ऑन द थ्रोन ऑफ कनौज। कनौज की गद्दी पर बैठे थे, किसे हरा के? इंदिरा 3 ऑफ राष्ट्रकूट को हरा के। अब हर्षदेव की बेटी कौन थी? नट्टा देवी। कौन थी? नट्टा देवी, है ना, जिनकी शादी किससे हुई थी? कोकलवन ऑफ द कलचुरी डायनेस्टी। उसके बाद हर्षदेव ने इंपॉर्टेंट कौन सा टेम्पल बनवाया था? मतंगेश्वर टेम्पल। खजुराहो के वेस्टर्न टेम्पल ग्रुप में एक टेम्पल है मतंगेश्वर टेम्पल, है ना, जहाँ जो किसके द्वारा बनाया गया था? हर्षदेव चंदेल रूलर। अब ये एकमात्र ऐसा मंदिर है खजुराहो पे जहाँ पे वर्शिप अलाउड है। ओनली टेम्पल इन खजुराहो वेयर worship is allowed, where worship allowed, only temple in Khajuraho where worship allowed। हर्षदेव ने कौन सा मंदिर बनवाया? मतंगेश्वर मंदिर, है ना। चंदेल डायनेस्टी के साथ साथ, है ना, चंदेल डायनेस्टी पढ़ने के बाद हम थोड़ा सा खजुराहो भी देखेंगे, जिससे हमारी 3 जो इम्पोर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, एक है भीमबेटका, दूसरी है सांची और तीसरी कौन सी है? खजुराहो हम पढ़ेंगे। तो ये तीनों साइट्स जो हैं वो हमारी हो जाएंगी जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, है ना, मध्य प्रदेश से। तो ओनली टेम्पल वेयर वर्शिप इज अलाउड कौन सी है? मतंगेश्वर टेम्पल। उसके बाद फिर से आते हैं अपन यशोवर्मन चंदेल। वहाँ पे कौन थे? यशोधर्मन औलिकर। यहाँ पे कौन है? यशोवर्मन चंदेल। यशोवर्मन चंदेल को हम क्या कहते हैं, अन्य किस नाम से जानते हैं? लक्ष्मण वर्मन। लक्ष्मण वर्मन, इन्होंने लक्ष्मण टेम्पल और चतुर्भुज टेम्पल, कौन सी? एक तो अपने नाम वाला ही मंदिर लक्ष्मण टेम्पल और एक चतुर्भुज टेम्पल, इन्होंने क्या किया था?
बनवाया था, है ना। कौन कौन सा मंदिर? लक्ष्मण मंदिर और चतुर्भुज मंदिर किसने बनवाया था? लक्ष्मण वर्मन में। उसके बाद इम्पोर्टेंट, ये दोनों भी मतलब वेस्टर्न टेम्पल ग्रुप के अंतर्गत आने वाले टेम्पल्स है खजुराहो में। उसके बाद फिर धंगदेव, जिन्हें अपन मैजेस्टिक किंग कहते हैं इस डायनेस्टी का, सबसे प्रतापी शासक धंगदेव। कौन है धंगदेव? ही वॉज द मैजेस्टिक किंग ऑफ द चंदेल डायनेस्टी, चंदेल राजवंश के सबसे प्रतापी शासक राजा धंग, किंग धंग, क्योंकि ये ऐसे रूलर थे जिन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था। साथ ही साथ इन्होंने कैपिटल शिफ्ट की थी खजुराहो से कलिंजर। खजुराहो से कहाँ शिफ्ट की थी इन्होंने कैपिटल? कलिंजर। शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम खजुराहो टू कलिंजर। उसके बाद इन्होंने हेल्प्ड जयपाल अगेंस्ट सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन किसके फादर थे? महमूद गजनवी, है ना। गजनवी एम्पायर के सुबुक्तगीन थे। कौन? फाउंडर सुबुक्तगीन जो थे उनके अगेंस्ट जयपाल की मदद की थी, है ना। जयपाल कौन थे? हिंदू शाही डायनेस्टी के रूलर, हिंदू शाही डायनेस्टी। हिंदू शाही डायनेस्टी के रूलर कौन थे? राजा जयपाल। राजा जयपाल की मदद किसने की थी? किंग धंगदेव ने। किसके अगेंस्ट की थी? सुबुक्तगीन के अगेंस्ट। कौन से बैटल में की थी? बैटल ऑफ वाहिंद या बैटल ऑफ पेशावर। बैटल ऑफ वाहिंद या बैटल ऑफ पेशावर, है ना, या फिर बोल सकते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ वाहिंद। फर्स्ट बैटल ऑफ वाहिंद में राजा धंगदेव ने सुबुक्तगीन के अगेंस्ट जो है तो जयपाल, जो कि हिंदू शाही डायनेस्टी के थे, उनकी मदद की थी। इसके अलावा इन्होंने खजुराहो के विश्वनाथ और पार्श्वनाथ मंदिरों का निर्माण करवाया था, है ना। पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, क्योंकि खजुराहो टेम्पल ग्रुप में हमें क्या देखने को मिलता है? शैविज्म, वैष्णविज्म और जैनिज्म। शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म, तीनों धर्मों के क्या मंदिर देखने को मिलते हैं। तो विश्वनाथ और पार्श्वनाथ, इन दोनों मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? धंगदेव ने। और इन्होंने अपने प्राण त्याग कहाँ पे किए थे? जल समाधि ली थी इन्होंने। कहाँ पे? गंगा यमुना प्रयाग। गंगा यमुना प्रयाग। गंगा यमुना प्रयाग वाले क्षेत्र पे इन्होंने जल समाधि ले ली थी। कौन कौन सी टेम्पल बनवाई थी? विश्वनाथ और पार्श्वनाथ टेम्पल। उसके अलावा मतंगेश्वर टेम्पल किसने बनवाई थी? राजा हर्षदेव ने। यशोवर्मन ने कौन सी टेम्पल बनवाई थी? लक्ष्मण टेम्पल और चतुर्भुज टेम्पल। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग कौन आते हैं? राजा गंड, जिन्हें हम गंडदेव भी कहते हैं। गंडदेव जो थे उन्होंने आनंदपाल की मदद की थी अगेंस्ट गजनवी। फर्स्ट बैटल, है ना, क्या है इसमें? तो फर्स्ट बैटल ऑफ वाहिंद, फर्स्ट बैटल ऑफ पेशावर, हिंदू शाही डायनेस्टी के राजा जयपाल की मदद की थी धंगदेव ने अगेंस्ट सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन के बेटे कौन थे? महमूद गजनवी। गजनवी ने सेकेंड बैटल ऑफ वाहिंद, है ना, मतलब वो किया था, स्टार्ट किया था। तो सेकेंड बैटल ऑफ वाहिंद जब इन्होंने किया तो हिंदू शाही डायनेस्टी के आनंदपाल की मदद किसने की थी? गंडदेव ने। हिंदू शाही डायनेस्टी के आनंदपाल की मदद किसने की थी? गंडदेव ने, एट सेकेंड बैटल ऑफ वाहिंद, सेकेंड बैटल ऑफ वाहिंद में। उसके बाद राजा विद्याधर, है ना, इंपॉर्टेंट किंग, ही किल्ड राजा राज्यपाल ऑफ कनौज। विद्याधर ने कनौज के राज्यपाल, है ना, अब राज्यपाल कौन सी डायनेस्टी के थे? गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के किंग थे राजा राज्यपाल, जिन्हें विद्याधर ने मार दिया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद को सरेंडर कर लिया था महमूद गजनवी के आगे। इन्होंने अपने स्टेट को, कनौज को सरेंडर कर लिया था महमूद गजनवी के आगे। इसीलिए राजा राज्यपाल ऑफ कनौज, जो कि गुर्जर प्रतिहार किंग है, इसे किसने मार दिया था? विद्याधर ने। विद्याधर ने खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर, है ना, सबसे बड़ा मंदिर बनवाया था। कौन सा मंदिर? कंदरिया महादेव। कंदरिया महादेव
टेम्पल कहाँ पे बनवाया था? खजुराहो में। कंदरिया महादेव टेम्पल कहाँ पे बनवाया था इन्होंने? खजुराहो में। उसके बाद इंपॉर्टेंट किंग आते हैं कौन? राजा परमार्दी देव, किंग परमार्दी देव। किंग परमार्दी देव के 2 सेनापति हुआ करते थे। कौन कौन? आल्हा उदल, आल्हा और उदल, आल्हा और उदल। आल्हा उदल किसके सेनापति हुआ करते थे? किंग परमार्दी देव के। तो आल्हा उदल ने कंटिन्यूसली 52 बैटल्स लड़ी और 52 बैटल्स इन्होंने जीती थी, है ना। आल्हा उदल जो हैं वो सेनापति थे किंग परमार्दी देव के, जिन्होंने 52 बैटल्स, जो 52 लड़ाइयाँ हैं वो जीती थी, है ना। जिसका मेंशन हमें कहाँ मिलता है? आल्हा खंड में। कहाँ मिलता है? एक इम्पॉर्टेंट पोइट है जगनिक, है ना, जगनिक के आल्हा खंड में। उसके बाद आल्हा उदल, अब इनकी डिफीट कैसे हुई? 1182, 1182 AD, 1182 में बैटल ऑफ महोबा हुआ था। क्या हुआ था 1182 AD में? बैटल ऑफ महोबा, महोबा की लड़ाई हुई थी, जिसमें आल्हा और उदल की मृत्यु हो गई थी। किससे लड़ते लड़ते? पृथ्वीराज 3, इन्हें ही हम क्या कहते हैं? पृथ्वीराज चौहान, जो कि चाहमना रूलर थे, है ना। चाहमना रूलर थे दिल्ली और आगरा के, चाहमना ब्रांच के रूलर थे दिल्ली और आगरा के। तो बैटल ऑफ महोबा में परमार्दी देव के 2 प्रसिद्ध सेनापति आल्हा और उदल, जिन्होंने कंटिन्यूसली 52 लड़ाइयाँ जीती हैं, लड़ी हैं, उनने मतलब उन्होंने क्या कर दिए थे? वो मारे गए थे पृथ्वीराज 3, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बैटल ऑफ महोबा में। उसके बाद 1202 में इस क्षेत्र पे किसने कैप्चर कर लिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने कैप्चर कर लिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कैप्चर कर लिया, तो उस तरीके से, है ना, वहाँ इंडिया में क्या स्टार्ट हुई? दिल्ली सल्तनत। और यहाँ क्या स्टार्ट हुई हमारी दिल्ली सल्तनत के साथ? मालवा सल्तनत, जो कि हम मिडाइवल मध्य प्रदेश में पढ़ेंगे। तो जब 1182 में क्या हुआ था? 1182 में पृथ्वीराज चौहान से जब आल्हा उदल हार गए थे, तो डायनेस्टी डिक्लाइन होने लगी थी, या फिर जो रूलर्स थे वो काफ़ी वीक रूलर्स आने लगे थे, और फाइनली कुतुबुद्दीन ऐबक ने कैप्चर कर लिया था उस क्षेत्र पे, है ना। कोर्ट पोइट कौन थे परमार्दी देव के? जगनिक, जगनिक इनके कोर्ट पोइट थे। किसके? परमार्दी देव के, जिन्होंने क्या लिखी थी? आल्हा खंड, आल्हा खंड और आल्हा खंड एंड परिमल राजसो, परिमल राजसो, आल्हा खंड एंड परिमल राजसो, जिसमें आल्हा खंड को बिगेस्ट फोक टेल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है ना। आल्हा खंड को क्या कहा जाता है? आल्हा खंड, आल्हा खंड, आल्हा खंड को क्या कहा जाता है? बिगेस्ट फोक टेल ऑफ, आल्हा खंड को क्या कहा जाता है? बिगेस्ट फोक टेल ऑफ वर्ल्ड। तो इस तरीके से हमारी चंदेल डायनेस्टी कंप्लीट होती है ना, जिसमें चंदेल डायनेस्टी के जो लास्ट पावरफुल रूलर, चंदेल डायनेस्टी के लास्ट पावरफुल रूलर कौन थे? किंग परमार्दी देव। किंग परमार्दी देव जो थे, इनके जो सेनापति थे कौन? आल्हा और उदल। जब 1182 1182 शताब्दी में जब वो पृथ्वीराज चौहान से हार गए, तब क्या हुआ था? डायनेस्टी डिक्लाइन होने लगी थी, और फाइनली 1202 में जो है तो दिल्ली सल्तनत के जो फाउंडर हैं, या फिर, है ना, दिल्ली सल्तनत के कौन फाउंडर जो हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक,
जो कि दिल्ली की कौन, गुलाम डायनेस्टी है ना, स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, फिर इस क्षेत्र को अपने डायनेस्टी में है ना, गुलाम वंश में मिला लिया था। लास्ट पावरफुल किंग परमार्दी देव। इंपॉर्टेंट किंग में किसका किसका विवरण हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था इसमें, फाउंडर कौन थे, नन्नुक। उसके बाद हमने पढ़ा था हर्षदेव जिन्होंने मतंगेश्वर मंदिर बनवाया था। देन हमने क्या पढ़ा था, यशोवर्मन जिन्होंने लक्ष्मण टेम्पल और चतुर्भुज टेम्पल कहाँ बनवाए थे, खजुराहो में। उसके बाद धंगदेव ने जयपाल की मदद की थी फर्स्ट बैटल ऑफ वाहिंद में सुबुक्तगीन के अगेंस्ट। उसके बाद उन्होंने कौन से टेम्पल बनवाए थे, विश्वनाथ और पार्श्वनाथ। उसके बाद कौन से किंग आए, गंडदेव ने चित्रगुप्त और जगदम्बा मंदिर, चित्रगुप्त टेम्पल एंड जगदम्बा टेम्पल कहाँ पे बनवाई थी, खजुराहो में। कंस्ट्रक्टेड चित्रगुप्त टेम्पल एंड जगदम्बा टेम्पल एट खजुराहो। कौन, गंडदेव ने किसकी सहायता की थी, आनंद पाल ऑफ हिंदू शाही डायनेस्टी अगेंस्ट महमूद गजनवी। उसके बाद फिर कौन से इंपॉर्टेंट किंग आए, किंग विद्याधर ने राजा राज्यपाल ऑफ कनौज को मार दिया था क्योंकि उन्हें गजनवी के सामने क्या किया था, सरेंडर कर लिया था। और फाइनली राज रूलर कौन थे, परमार्दी देव। उसके बाद डायनेस्टी डिक्लाइन हो गई थी और कुतुबुद्दीन ने उस रीजन पे कैप्चर कर लिया था। फिर अपन पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स डायनेस्टी डायनेस्टी, है ना। आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल से हम स्टार्ट करेंगे परमार डायनेस्टी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको खजुराहो टेम्पल ग्रुप पढ़ाऊंगी, है ना। मध्य प्रदेश की इम्पॉर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, या मैं कहूँ तो सबसे पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त करने वाली जगह खजुराहो, जिसे 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मिलाया गया था। कल हम सबसे पहले खजुराहो पढ़ेंगे, जो हमने आज पढ़ा उसका एक थॉरो रिवीजन रोड मैप देखेंगे। देन आफ्टर हम क्या स्टार्ट करेंगे, परमार डायनेस्टी। शुक्रिया फ्रेंड्स।